हेलो प्यारे बच्चों, आकाश यूट्यूब हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर अजय कुमार यादव, बॉटनी फैकल्टी, आकाश इंस्टीट्यूट। बच्चों, हम एनसीईआरटी सीरीज में नेक्स्ट चैप्टर लेके आए हैं आपके लिए, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप जानते हैं। अच्छे खासे क्वेश्चंस जो है वो नीट में कवर करता है और बच्चों के अकॉर्डिंग यदि माने तो बच्चे बोलते हैं थोड़ा हार्ड चैप्टर भी है। और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चले तो एनसीईआरटी की तो लैंग्वेज आपको पता ही है किस तरह की लैंग्वेज होती है, तो उस हिसाब से भी ये इम्पोर्टेंट है और हम आपके लिए इसको आसान करने वाले हैं। इसकी एनसीईआरटी लाइन टू लाइन हम पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो हमारे पास सबसे पहले तो ये दो इंपॉर्टेंट टर्म आती हैं, एक आती है इनहेरिटेंस और एक है वेरिएशन। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ेंगे, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन पढ़ेंगे, इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन पढ़ेंगे, उसके बाद सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद म्यूटेशन और जेनेटिक डिसऑर्डर। 2025 नीट में भी आपने इससे क्वेश्चंस देखे होंगे। पेडिग्री का क्वेश्चन था, अच्छा जो क्वेश्चन है वो दिया था, इजी था एकदम। चैप्टर बहुत आसान है। स्टार्ट करते हैं जनरल इंट्रोडक्शन से। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई एन एलिफेंट ऑलवेज गिव बर्थ ओनली टू ए बेबी एलिफेंट एंड नॉट सम अदर एनिमल? पहला ही स्टेटमेंट एनसीईआरटी ने क्वेश्चन किया है कि आपने कभी सोचा है कि एक जो एलिफेंट है उसकी आने वाली जो प्रोजेनी है वो एलिफेंट ही होती? ऐसा तो हो नहीं सकता कि एलिफेंट जो है वो कभी शेर पैदा कर दे। इवन ऐसा होता भी नहीं है। और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बल्कि हमारे तो दिमाग में भी ये नहीं आता कि शेर के चिड़िया क्यों नहीं हो रही है। तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। और व्हाई ए मैंगो सीड फॉर्म ओनली ए मैंगो प्लांट एंड नॉट एनी अदर प्लांट? कि कोई मैंगो का प्लांट है वो मैंगो बना रहा है, उससे ऐसा तो नहीं हो रहा कि मैंगो उगाया था और बरगद उग गया, ऐसा तो नहीं है। तो इसके पीछे भी एक साइंस छुपी हुई है। अब वो क्या साइंस है उसी की हम स्टडी करेंगे। गिवन दैट दे डू और आर द ऑफस्प्रिंग्स आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। कह रहा है कि जब जो प्रोजेनी होती है तो वो प्रोजेनी पूछ रहा है कि जो पेरेंट्स हैं उसके जैसी होती है या नहीं। और डू दे शो डिफरेंस इन सम ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, या फिर वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफरेंस शो करती है। दोनों ही काम हो सकते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई सिबलिंग्स समटाइम्स लुक सो सिमिलर टू ईच अदर? आपने कभी सुना भी होगा कि यार तुम ना तुम्हारे भाई जैसे दिखते हो। तो जो सिबलिंग्स होते हैं वो सिमिलर क्यों होते हैं? इसने यहां पर देखो, सिमिलर टू ईच अदर और समटाइम्स इवन सो डिफरेंट। कई बार ऐसा भी बोलते सुना होगा कि यार तुम ना तुम्हारे भाई से एकदम अलग हो, लगता ही नहीं है कि तुम दोनों बहन भाई हो, तुम दोनों भाई भाई हो। इसके पीछे भी यहां पर क्या छुपी हुई है? साइंस छुपी हुई। अब इस साइंस का जो जवाब है वो हमारे पास इस चैप्टर में है कि ऐसा क्या हुआ कि मैंगो जो है वो मैंगो ट्री बना रहा है, जो एलिफेंट है वो एलिफेंट को ही प्रोजेनी के रूप में ला रहा है। इस साइंस को ही हम जेनेटिक्स कहते हैं। जेनेटिक्स एक बहुत छोटी साइंस नहीं है, बहुत ब्रॉड साइंस है। उसका कुछ पार्ट जो है वो हम यहां पर पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी ने इसको और बहुत कंसाइज करके दे रखा है। दीज एंड सेवरल रिलेटेड क्वेश्चंस आर डेल्ट विद साइंटिफिकली। हम इनको साइंटिफिकली क्या करते हैं? पढ़ते हैं, इनकी स्टडी करते हैं। तो उसने बोला है इन ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी नोन एज जेनेटिक्स, कि क्यों एक प्रोजेनी जो बन रही है वो अपने पेरेंट्स जैसी है, कुछ कैरेक्टर्स पेरेंट्स के प्रोजेनी में जा रहे हैं। इसका रीजन क्या है वो जिस साइंस में हम पढ़ेंगे उस साइंस को हम जेनेटिक्स कहते हैं। और ये जेनेटिक्स जो वर्ड बना है ये जीन से बना है। जेनेटिक्स वर्ड जो बना है वो किससे बना है? जीन से बना है। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बेटसन, डब्ल्यू बेटसन। उस डब्ल्यू बेटसन ने ये जेनेटिक्स टर्म है वो दी थी। दिस सब्जेक्ट डील विद द इनहेरिटेंस
एक जो है वो टर्म दी है इनहेरिटेंस, एज वेल एज द वेरिएशन ऑफ ए कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। तो ये हमारे पास जेनेटिक्स की डेफिनेशन आ गई। आप चैप्टर में भी देखो तो चैप्टर में भी हमारे पास जेनेटिक्स की डेफिनेशन है। हम बोल रहे हैं कि जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स स्टडी है। किसकी स्टडी है? अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ये इनहेरिटेंस और वेरिएशन इन दोनों की स्टडी है। ठीक है, आपने बोल दिया कि जेनेटिक्स जो है वो एक ब्रांच है साइंस की जिसमें हम इनहेरिटेंस और वेरिएशन की स्टडी करते हैं। तो मैंने पहले भी दो टर्म जो है वो निशान लगाए थे। ये दो टर्म है क्या? और दो टर्म में एक आता है इनहेरिटेंस और एक आता है वेरिएशन। तो हम जब इनहेरिटेंस और वेरिएशन जो है उनकी डेफिनेशन पता करेंगे तभी हमें किसकी डेफिनेशन समझ में आएगी? जेनेटिक्स की। तो यहां पर कहते हैं इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स आर पास्ड फ्रॉम वन ऑन फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी। कैरेक्टर्स का वन जनरेशन टू अनदर, मतलब पेरेंट्स टू प्रोजेनी, कैरेक्टर्स का जो ट्रांसफर होता है उस ट्रांसफर के प्रोसेस को क्या कहते हैं? ये वर्ड जरूर याद रखना। इनहेरिटेंस जो है वो प्रोसेस है किसका? कैरेक्टर्स जो हैं उनका पेरेंट्स टू प्रोजेनी में जाने का, हम उसे इनहेरिटेंस कहते हैं। इट इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी, ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है। अब हमारे पास जो है वो एक टर्म आती है जिसे अपन कहते हैं हेरिडिटी। हेरिडिटी और इनहेरिटेंस जो टर्म है वो दोनों लगभग सिनोनिम्स की तरह यूज होती हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। वो क्या है बता दूं आपको कि इनहेरिटेंस जो है वो प्रोसेस है और हेरिडिटी रिजल्ट है। इनहेरिटेंस इज ए प्रोसेस एंड हेरिडिटी इज ए रिजल्ट। कहते हैं कि हम जो हमारे पेरेंट्स से ले रहे हैं, जो हमारे कैरेक्टर्स जो हमारे पेरेंट्स से आए हैं हमारे में, दीज आर हेरिडिटी। और ये हेरिडिटी किस कारण से हुई है? ड्यू टू द इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस एक प्रोसेस है और जो हेरिडिटी है वो उसका एक रिजल्ट है। तो हम कह देते हैं कि इनहेरिटेंस इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी। कि इनहेरिटेंस है वो किसका बेसिस है? हेरिडिटी का बेसिस है। याद रहेगा? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। फिर हमारे पास जो है वो वेरिएशन की डेफिनेशन आती है। ये मैं फिर से एक बार बता दूं आपको कि ये इनहेरिटेंस जो है वो एक प्रोसेस होता है कैरेक्टर्स का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना, और जो हेरिडिटी जो है वो रिजल्ट होता है कि कितना कैरेक्टर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचा। ठीक, इसके बाद वेरिएशन इज द डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स। अब ये वेरिएशन की डेफिनेशन दे रहा है कि अपने पेरेंट्स से प्रोजेनी का थोड़ा बहुत क्या हो जाना? डिफरेंट हो जाना। मतलब उसमें थोड़ा बहुत जो है वो डिग्री ऑफ वेरिएशन या डिग्री ऑफ चेंजेस। ये जो डिग्री ऑफ चेंजेस है, प्रोजेनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स, कि हम अपने पेरेंट्स के हूबहू तो नहीं है, हम क्लोन तो नहीं है, हम एज इट इज कॉपी तो नहीं है, हमारे अंदर थोड़े बहुत जो कैरेक्टर्स हैं वो डिफरेंट आ रहे हैं। और ये जो डिफरेंट कैरेक्टर है इन्हीं के कारण हम कहते हैं वेरिएशन जो है उसकी भी हम स्टडी किसके अंदर करते हैं? जेनेटिक्स के अंदर। तो डेफिनेशन आई होप समझ में आई होगी इस पैराग्राफ की। पैराग्राफ जो है वो जेनेटिक्स की डेफिनेशन शो करता है। 3 टर्म्स है हमारे पास यहाँ पर, 4 टर्म्स है यहाँ पर हमारे पास। सबसे पहले टर्म जेनेटिक्स है, दूसरी टर्म जो है वो इनहेरिटेंस है, तीसरा टर्म जो है वो यहाँ पर इनहेरिटेंस के बाद वेरिएशन है, और चौथा टर्म हेरिडिटी है। इनहेरिटेंस प्रोसेस होता है, हेरिडिटी रिजल्ट होता है, और वेरिएशन डिग्री ऑफ चेंजेस होते हैं। इन सब की स्टडी जो है वो क्या कहलाती है? जेनेटिक्स कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। कह रहा है एनसीईआरटी यहाँ पर बताती है कि जेनेटिक्स ह्यूमन के लिए न्यू नहीं है। हाँ, साइंटिफिक स्टडी जो है वो इसकी न्यू है, लेकिन इसके थोड़े बहुत जो नॉलेज है, इसकी थोड़ी बहुत जो है नॉलेज या ज्ञान जो है वो हमें बहुत पहले से पता चलता है। कैसे पता चलता है वो देखिए। ह्यूमन न्यू फ्रॉम एज अर्ली एज 8000 to 1000 BC that one of the cause of variation was hidden in sexual reproduction। ये BC का मतलब यहां पर बिफोर क्राइस्ट है, उल्टा चलता है ये,
कि 8000 से 1000 बीसी पहले इंसान को यह पता था कि वेरिएशन की वजह जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। अब वेरिएशन की वजह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो इसका मतलब उन्होंने ये कहा कि वेरिएशन होना ये छुपा हुआ है किसके अंदर, इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। इसलिए इन्होंने क्या किया, दे एक्सप्लॉइटेड द वेरिएशन दैट वर नेचुरली प्रेजेंट इन द वाइल्ड पॉपुलेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। उन्होंने उसको एक्सप्लोर किया कि क्या क्या वेरिएशन जो है वो आ रही है प्लांट में भी एनिमल भी, और उन्होंने क्या किया, उन्हें सेलेक्ट किया फॉर द ऑर्गेनिज्म दैट पोजेस डिजायरेबल कैरेक्टर। मतलब उन्होंने उस क्रॉप को या प्लांट को देखा जो जिसके अंदर डिजायर्ड कैरेक्टर है, उस एनिमल को देखा जिसके अंदर डिजायर्ड कैरेक्टर है, और उन्होंने क्या किया, फॉर एग्जांपल थ्रू आर्टिफिशियल सिलेक्शन। एक तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आर्टिफिशियल सिलेक्शन, और दूसरा डोमेस्टिकेशन। डोमेस्टिकेशन मतलब उसको पालना, उसको घरों में रखना, वो डोमेस्टिकेशन होता है। तो उन्होंने क्या किया, जैसे मान लो किसी जंगली स्पीसीज को उन्होंने पहले आर्टिफिशियल सेलेक्ट किया कि कौन सा जो है वो सही रहेगा, फिर उसके बाद उसको पाला, दैट इज डोमेस्टिकेशन। तो दो प्रोसेस है, इंपॉर्टेंट है, एक आर्टिफिशियल सिलेक्शन है और एक डोमेस्टिकेशन है। यहां पर आगे हम अगले उसमें पैराग्राफ में चलेंगे तो वहां पर एक एग्जांपल दिया है कि साहिवाल काऊ ऑफ पंजाब। तो साहिवाल का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि साहिवाल काऊ जो है पंजाब में अच्छी ब्रीड मानी जाती है, उसको किस प्रोसेस से तैयार किया गया। तो उसका जो प्रोसेस था वो दो था, एक था आर्टिफिशियल सिलेक्शन किया गया, फिर उसके बाद उसका क्या किया गया, डोमेस्टिकेशन किया गया फ्रॉम एंसेस्ट्रल वाइल्ड काऊ। जो पुरानी वाइल्ड काऊ थी उनमें से निकाला गया। देखो इसमें दे रखा वी हैव वेल नोन इंडियन ब्रीड, जैसे एग्जांपल है साहिवाल काऊ इन पंजाब। तो इससे पूछ सकता है कि हमारे जो पूर्वज थे उन्हें यह जरूर थोड़ा बहुत अंदाजा था कि ये जो वेरिएशन हो रहा है, इस वेरिएशन की मेन वजह जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो उन्होंने क्या किया कि उन जंगली स्पीसीज को लिया और दो प्रोसेस की, एक आर्टिफिशियल सिलेक्शन। आर्टिफिशियल सिलेक्शन का मतलब होता है कि हम उनको सेलेक्ट करें जिसमें डिजायर्ड कैरेक्टर प्रेजेंट है, और दूसरा डोमेस्टिकेशन किया। डोमेस्टिकेशन करके और हमने ये ब्रीड तैयार की, और इंडियन ब्रीड है, फेमस ब्रीड है साहिवाल काऊ इन पंजाब। वी मस्ट हाउएवर रिकॉग्नाइज दैट दो आवर एंसेस्टर्स न्यू अबाउट द इनहेरिटेंस, कि हमारे पूर्वज भी इनहेरिटेंस के बारे में जानते थे, ऑफ कैरेक्टर्स एंड वेरिएशन, दे हैड वेरी लिटिल आइडिया अबाउट द साइंटिफिक बेसिस ऑफ दीज फिनोमिना। हालांकि उनको पता था कि ऐसा होता है, लेकिन उसके पीछे की साइंस को वो नहीं जानते थे। इसलिए सारी चीजें उनके लिए ऐसी थी कि भाई एंसेस्ट्रल है, चली आ रही है, और अच्छी ब्रीड जो है वो तैयार करनी है, तो हमें अच्छी क्वालिटी के जो ऑर्गेनिज्म है उनके बीच में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराना पड़ेगा, और उससे अच्छी ब्रीड है वो तैयार हो सकती है। लेकिन उसके पीछे साइंस क्या थी, इसका आइडिया उन्हें नहीं था। ठीक है, फिर आए मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। इससे पहले मेंडल के बारे में आपको थोड़ा बहुत क्लास में भी बता दिया जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल पूरा नाम था इनका, और ऑस्ट्रिया के जैसे जिसे आज चेक गणराज्य बोलते हैं, अपन चेक रिपब्लिक बोलते हैं, वहाँ इनका जन्म हुआ था, और वहाँ भी एक किसान परिवार में इनका जन्म हुआ था। हाइजेंड्रॉफ करके एक जगह है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। इन्होंने जो है वो 10th तक पढ़ाई करके, और जो चर्च होता है उसमें एज ए फादर इन्होंने अपना कैरियर जो है वो चुना। फिर उसके बाद मोंक बन गए और चर्च के अंदर, फिर यहाँ से रिटायर होके वो यूनिवर्सिटी ऑफ वियना चले गए। यूनिवर्सिटी ऑफ वियना में वहाँ पर मैथमेटिक्स और बॉटनी की पढ़ाई की इन्होंने, और इन्होंने वहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ें सीखी वो थी हाइब्रिडाइजेशन के एक्सपेरिमेंट। और इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन के एक्सपेरिमेंट है वो किस पर किए, पी प्लांट पर किए। और पी प्लांट पर एक्सपेरिमेंट करके इन्होंने 4 पोस्टुलेशंस दिए। उन 4 पोस्टुलेशंस को, या 4 जो पोस्टुलेशंस उन्होंने दी थी, उनको आज हम 3 मेंडल्स लॉ के रूप में पढ़ते हैं। मेंडल का जो काम था वो बहुत ज्यादा रिमार्केबल था जेनेटिक्स में। ये पता भी नहीं था कि मेंडल ने सारा काम किया है। मेंडल ने अपना सारा काम करके, और ऑस्ट्रिया की ही कोई छोटी सी जो पब्लिकेशन था वहाँ पर अपना पेपर जो जर्नल है उसमें पब्लिश करा दिया इन्होंने।
उसके बाद इनके कामों की बाद में चर्चा हुई, बड़े फ्लोरा जो जर्नल था उसमें पब्लिश हुआ, साइंटिस्टों का ध्यान गया, दोबारा से रिसर्च हुई, पता चला कि बहुत समय पहले मेंडल भी इन्हीं रिजल्ट पर पहुंच चुके थे। तो मेंडल का काम अपने आप में जेनेटिक्स के लिए बहुत ज़्यादा रिमार्केबल है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने तब ये सब चीज़ें बताई थी, तब साइंस इतना आगे नहीं था। इन्होंने उस समय भी फैक्टर के बारे में बताया था कि कुछ ना कुछ है जो कैरेक्टर्स को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेके जाने का काम कर रहा है। तो मेंडल अपने आप में बहुत बड़े साइंटिस्ट के रूप में जो है वो जाने जाते हैं आज। लेकिन जब ये इन्होंने अपना काम किया और काम करने के बाद पब्लिश किया तो किडनी फेल्योर के कारण इनकी डेथ हो गई, तो जीते जी इनको वो सम्मान नहीं मिल पाया था। हम मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ रहे हैं, मेंडल के बारे में इतनी जानकारी रखने की आपको आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए कि हम जिस व्यक्ति को पढ़ रहे हैं उसका साइंस में या जेनेटिक्स में क्या कंट्रीब्यूशन रहा होगा। यहां सीधा एनसीईआरटी ने मेंशन किया है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। देखते हैं। It was during the mid 19th century that headway was made in the understanding of inheritance। मतलब बोल रहा है कि लगभग 19वीं सेंचुरी, 19वीं सदी जो है उसका लगभग मध्य था, मिड था, जिसमें हमें यह पता लगा कि जेनेटिक्स नाम की भी कोई चीज होती है, या इनहेरिटेंस के बारे में थोड़ा बहुत पता लगा। बताया किसने? साइंटिस्ट थे ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है। कंडक्टेड हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पी। बेटा ये क्वेश्चन जो है वो बन सकता है, याद रखना। मेंडल ने अपने जो एक्सपेरिमेंट किए थे, अभी मैंने बताया भी है कि यूनिवर्सिटी ऑफ वियना में उन्होंने किसकी स्टडी की थी? हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ा था। तो उन्होंने वापस आकर हाइब्रिडाइजेशन पर अपना एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। तो पूछा जाता है कि मेंडल ने किस तरह के एक्सपेरिमेंट जो है वो कंडक्ट कराए, तो वहां पर जो उसके एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कराए थे वो हाइब्रिडाइजेशन के एक्सपेरिमेंट थे ऑन गार्डन पी फॉर 7 इयर्स। ये भी आपको पता हो तो नीट में आ चुका है कि मेंडल के काम करने का ड्यूरेशन क्या था। तो उन्होंने 1856 से लेके 1863 मतलब 7 इयर्स तक उन्होंने अपना जो काम है वो किया। एंड प्रपोज द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब ये तो एनसीईआरटी ने मेंशन कर किया है कि भाई इन्होंने लॉ दिए थे, बाकी मेंडल जो है उन्होंने लॉ नहीं दिए थे, उन्होंने पोस्टुलेशंस दिए थे। बाद में साइंटिस्टों द्वारा उनके पोस्टुलेशंस को लॉ में चेंज कर दिया गया था, इसलिए यहां पर कह रहे हैं प्रपोज द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ड्यूरिंग मेंडल्स इन्वेस्टिगेशन इनटू इनहेरिटेंस, जब मेंडल ने अपना ये इनहेरिटेंस का पैटर्न का स्टडी किया, इट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट स्टैटिकल एनालिसिस एंड मैथमेटिकल लॉजिक वर अप्लाइड टू प्रॉब्लम इन बायोलॉजी। मैंने बताया वियना में इन्होंने मैथमेटिक्स और बॉटनी दोनों की स्टडी की, और इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में जो स्टैटिक मैथ है उसका यूज किया, और यही रीजन भी रहा कि मेंडल जो है वो काफी सक्सेस भी हुए और उन्हें अपने रिजल्ट में गलतियां नहीं मिली। प्रॉब्लम्स इन बायोलॉजी, हिज एक्सपेरिमेंट हैड ए लार्ज सैंपलिंग साइज। ये बता रहा है कि मेंडल जो है वो इतना सक्सेस क्यों हुआ है, इन्होंने पहले ही बता दिया। यहां पर दे रखा है कि मेंडल के सक्सेस के कारण क्या थे, वहां पर आगे जो है वो दे रखा है कि मेंडल जो है उसका काम जो है वो इतना मतलब फैला क्यों नहीं। जैसे डार्विन जो है उसका काम इतना सारा जो है वो साइंटिस्ट जितना दुनिया भर के थे वो डार्विन को स्टडी कर रहे थे, ये लगभग तभी की तो बात है। तो मेंडल का काम इतना ज्यादा फैला क्यों नहीं? सोशल मीडिया तो था नहीं उस समय, ठीक है। तो यहां पर कह रहा है कि उसके एक्सपेरिमेंट में उसने लार्ज सैंपलिंग साइज लिया, विच गेव ग्रेटर क्रेडिबिलिटी टू द डाटा दैट ही कलेक्टेड। इंपॉर्टेंट है बेटा, और यही रीजन रहा कि वो सक्सेस रहा। उसने अपने एक्सपेरिमेंट में जो रिजल्ट आ रहे थे उन रिजल्ट की लार्ज सैंपलिंग ली थी। कोई एक आधा ऑर्गेनिज्म नहीं लिया था कि इसके अंदर ये कैरेक्टर आ रहा है, इसके अंदर ये कैरेक्टर आ रहा है, नहीं। उसने क्या लिया था? मटर की लार्ज सैंपल साइज है वो लिया था, और लार्ज सैंपल साइज से उसके जो डाटा थे वो लगभग सही थे, उसमें त्रुटि या गलतियां होने के कोई चांसेस नहीं थे। Also, the confirmation of his inheritance from experiment on successive generation of the test plant proved that his result pointed to general rule of inheritance rather than being unsustained idea।
कह रहा है कि केवल एक पीढ़ी नहीं बताई थी उसने कि एक पीढ़ी के बाद कैपिटल आर स्मॉल का आर का क्रॉस कराया तो पहले जनरेशन में कैपिटल आर स्मॉल आर टोल आए, उसके बाद मेंडल के नियम फॉलो ही नहीं हो रहे। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट जो है वो सेवरल जनरेशंस तक करवाए थे। सेवरल जनरेशन तक करवाने का फायदा ये रहा कि जो रिजल्ट F1 जनरेशन में आ रहे थे, फॉलो हो रहे थे, वही रिजल्ट जो है वो F2 में, वही F3 में, इस तरह से जो रिजल्ट है वो कोइंसिडेंस नहीं था, वो साइंटिफिकली सही था और वो इनहेरिटेंस आइडिया को प्रूव भी कर रहा था। कोई ऐसा अनसस्टेन्ड आइडिया नहीं था वो मेंडल का कि हवाई आइडिया जो है वो मेंडल ने मार दिया। ठीक है, मेंडल ने इन्वेस्टिगेट किया कैरेक्टर्स इन द गार्डन पी प्लांट दैट वर मैनिफेस्टेड एज टू अपोजिंग ट्रेट। मेंडल ने क्या इन्वेस्टिगेट किया? कैरेक्टर्स इन द गार्डन पी। पहली बात तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेंडल ने कौन सा प्लांट है वो लिया, तो गार्डन पी, जिसका साइंटिफिक नेम भी आप जानते हो, पाइसम सटाइवम, जिसे गार्डन पी कहते हैं। याद रखना, इससे काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। एक जो है वो स्वीट पी होता है, गार्डन पी होता है। मेंडल ने गार्डन पी पर अपने एक्सपेरिमेंट किए थे। प्लांट दैट वर मैनिफेस्टेड एज टू अपोजिट ट्रेट। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट जो किए थे वो मटर के प्लांट पर किए थे, और इस प्लांट में जो कैरेक्टर जो है वो कैसे हैं? अपोजिंग, मतलब एक दूसरे के अपोजिट जो कैरेक्टर्स हैं वो लिए उन्होंने, जिन्हें हम अपोजिट ट्रेट कह रहे हैं। ठीक है, अब ये ट्रेट और कैरेक्टर क्या होता है? कैरेक्टर को हम कह देते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसका फीचर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड कैरेक्टर, और कैरेक्टर के जो डिफरेंट टाइप है उन्हें ट्रेट कहते हैं। तो यहां पर टू अपोजिंग ट्रेट एज टॉल और ड्वार्फ प्लांट, येलो एंड ग्रीन सीड, उन्होंने जो भी कैरेक्टर्स लिए, जैसे मान लो प्लांट हाइट लिया उन्होंने, तो प्लांट हाइट के दो ट्रेट लिए, एक टॉल और एक ड्वार्फ। तो टॉल जो है, मतलब यदि हम देखें कि प्लांट हाइट जो है वो हमारे पास कैरेक्टर है, और टॉल और ड्वार्फ जो है वो हाइट के दो ट्रेट हैं। ठीक है, दिस अलाउड हिम टू सेट अप ए बेसिस फ्रेमवर्क ऑफ रूल्स गवर्निंग इनहेरिटेंस which was expanded on by later scientists to account for all the diverse natural observation and the complexity inherent in them। बाद के साइंटिस्टों ने भी इसी को क्या किया? आगे बढ़ाया, और जो कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर हैं जो ट्रांसफर हो रहे हैं उनके बारे में उन्होंने बताया। तो यहाँ पूरा आप यदि इस पूरे पैराग्राफ को यदि आप पढ़ते हो तो पूरे पैराग्राफ में क्या लगता है आपको? पूरे पैराग्राफ में उसने बताया है कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट जो किए, और मेंडल के सक्सेस होने का कारण उन्होंने जो है वो स्टैटिक्स यूज किया, मैथमेटिक्स यूज किया। ठीक है, और इसके अलावा उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में लार्ज सैंपल साइज है वो लिया, ताकि जो क्रेडिबिलिटी है रिजल्ट की वो बनी रहे। ठीक है, इसके अलावा मेंडल ने सेवरल जनरेशंस तक एक्सपेरिमेंट किए, तो उन्होंने जो रिजल्ट दिए थे वो रिजल्ट हवाई नहीं थे, कोई अनसस्टेन्ड आइडिया नहीं था। वो आइडिया जो है वो बहुत यूनिक आइडिया थे, जिससे इनहेरिटेंस के बारे में पता लगता है। इसके बारे में बोल रहा है, इसके बाद बोल रहा है कि भाई मेंडल ने अपने जो एक्सपेरिमेंट किए वो पाइसम सटाइवम पर किए, और पाइसम सटाइवम पर अपने एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने अपोजिट ट्रेट जो है वो सेलेक्ट किए थे। अपोजिट ट्रेट का मतलब होता है कि उन्होंने कॉन्ट्रास्ट जो ट्रेट है वो लिए थे, जैसे टॉल और ड्वार्फ है, येलो और ग्रीन सीड है। पढ़ेंगे इनके बारे में आगे। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। मेंडल कंडक्टेड सच आर्टिफिशियल पोलिनेशन। मेंडल ने जो है वो क्या कंडक्ट कराया? आर्टिफिशियल पोलिनेशन, जिसे हम क्या कह रहे हैं? क्रॉस पोलिनेशन। आर्टिफिशियल पोलिनेशन मतलब अपनी तरफ से डिजायर्ड कैरेक्टर जो है वो डालना। क्रॉस पोलिनेशन एक्सपेरिमेंट यूजिंग सेवरल ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स। मेंडल ने जब अपने एक्सपेरिमेंट किए तो बहुत पहले एक्सपेरिमेंट थे, उस समय ये होमोजाइगस हेट्रोजाइगस टर्म जो है वो नहीं हुआ करते थे। मेंडल या तो प्योर और इम्प्योर वर्ड यूज कर रहा था, या फिर मेंडल जो है वो वर्ड यूज कर रहा था ट्रू ब्रीडिंग। ट्रू ब्रीडिंग एनसीईआरटी भी मेंशन करती है। ट्रू ब्रीडिंग का मतलब होता है कि लगातार सेल्फ पोलिनेशन से जो प्लांट तैयार होते हैं वो हूबहू अपने कैसे पेरेंट्स जैसे तैयार होते हैं, इन्हें ट्रू ब्रीडिंग कहा गया। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है? क्रॉस पोलिनेशन एक्सपेरिमेंट्स यूजिंग सेवरल ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स
इन्होंने सारे जो है वो क्या यूज किए, ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स है वो यूज किए। ए ट्रू ब्रीडिंग लाइन इज वन, ट्रू ब्रीडिंग लाइन किसको कहते हैं, इस पे भी क्वेश्चन आ चुका है बेटा ट्रू ब्रीडिंग पे। हैविंग अंडरगोन कंटिन्यूअस सेल्फ पोलिनेशन शो द स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस, जो कंटिन्यू जो है वो क्या, सेल्फ पोलिनेशन। अब यहां से जो है वो आपका पुराना ज्ञान जो है वो आप यूज करिए, क्लास में भी चर्चा होती है कि पी प्लांट जो होता है उसके अंदर जो एस्टिवेशन होता है वो वैक्सिलरी एस्टिवेशन होता है, और वैक्सिलरी एस्टिवेशन में आप सभी जानते हो एक सबसे बड़ा स्टैंडर्ड होता है, फिर उसके बाद दो जो है वो क्या होते हैं, विंग्स होते हैं, फिर उसके बाद दो जो हैं वो क्या होते हैं, कील होते हैं, और ये कील जो है वो आपस में जुड़े रहते हैं, आपने पढ़ा है मॉर्फो में। और जो इसके जो मेल जो पार्ट है वो इस कील से क्लोज रहते हैं, और कील से क्लोज रहते हैं तो इसमें पार्शियल क्लिस्टोगेमी हो जाती है, इसका मतलब फ्लावर जो है वो सेल्फ पोलिनेट करेगा। तो मेंडल को इससे फायदा मिला इसका कि ये प्लांट जो है वो लगातार क्या कर रहा है, सेल्फ पोलिनेशन कर रहा है, ठीक है, शो द स्टेबल ट्रेट। और जब ये सेल्फ पोलिनेशन करेगा तो कैरेक्टर्स जो हैं वो क्या रहेंगे, स्टेबल रहेंगे, कैरेक्टर्स स्टेबल रहेंगे, इनहेरिटेंस एंड एक्सप्रेशन ऑफ सेवरल जनरेशन, और ये लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी क्या हो रहे हैं, शो भी हो रहे हैं। हमने इनको क्या कह दिया, ट्रू ब्रीडिंग लाइन कह दिया। डेफिनेशन आ गई, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, पूछा जाता है कि लगातार, बोले तो आप ये कह सकते हो यहां ट्रू ब्रीडिंग के रूप में उसने डेफिनेशन होमोजाइगस की दे दी आपको, कि होमोजाइगस क्या होते हैं, जो लगातार सेल्फ पोलिनेशन करें, और सेल्फ पोलिनेशन के बाद उनके कैरेक्टर जो है वो सेवरल जनरेशन टू जनरेशन जो है वो स्टेबल हैं, उन्हें क्या बोला गया, ट्रू ब्रीडिंग लाइन कहा गया। ठीक है, यहां पर ये एक स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंडल सेलेक्टेड 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटी। आप एक चीज बताइए मेरे को कि मेंडल जब अपने एक्सपेरिमेंट कर रहा है तो एक्सपेरिमेंट के टाइम उसने अपने 7 कैरेक्टर जो है वो मटर से उठाए उसने, तो 7 कैरेक्टर्स जो हैं उनको पता लगाने के लिए मेंडल को प्लांट की ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी कितनी लेनी पड़ी, 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वैरायटी जो है वो उठानी पड़ी। मतलब उसने जब अपने क्यारी के अंदर प्लांट उगाए तो उस क्यारी में प्लांट जो थे वो 14 टाइप के थे, 14 टाइप के जो प्लांट हैं वो वहां पर उसने उगाए थे। ठीक है, as pairs which were similar except for one character with contrasting trait। इसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे मान लो मेंडल एक्चुअल में अपनी एक जो जहां पर अपना एक्सपेरिमेंट कर रहा था वो, उस एक्सपेरिमेंट में उसने एक ग्राउंड में मटर उगा दिया, और मटर उगाने के बाद उसने ऐसी कितनी क्यारी बना ली, 14 जो क्यारियां हैं वो उसने तैयार कर ली, ऐसे 14 क्यारी जो है वो तैयार कर ली उन्होंने। ठीक है, अब इसमें जो प्लांट थे वो सारे कैसे थे, टॉल थे। इसमें जो सारे प्लांट थे वो सारे प्लांट कैसे थे, ड्वार्फ थे। ठीक है, सेम ऐसे ही उसने, आपको पता है कि उसने जो ट्रेट लिए थे वो ट्रेट कितने थे, 14 थे। तो 14 ट्रेट रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कितने प्लांट लेने पड़ेंगे, 14 प्लांट। तो 14 प्लांट इस तरह से इसने क्या करा दिए, ग्रो करा दिए। तो उन्होंने क्या देखा कि ये वाला जो प्लांट है ये टॉल है, यहां पर ये प्लांट बाकियों से सिर्फ टॉलनेस में अलग है, बाकी 13 कैरेक्टर जो हैं वो यहां पर इसके सभी के क्या है, सिमिलर है। इधर यहां पर ये प्लांट है वो क्या है, ड्वार्फ है। ये ड्वार्फ वाला जो कैरेक्टर है या फिर ट्रेट हम बोले इसको, तो ये ड्वार्फ वाला अलग है, बाकी 13 जो है उसके लिए क्या है, सिमिलर है। तो यहां स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि एज पेयर्स विच वर सिमिलर, प्लांट सारे क्या है, सिमिलर हैं, किसको छोड़ के, विच वर सिमिलर एक्सेप्ट फॉर वन कैरेक्टर, केवल किस कैरेक्टर को, एक कैरेक्टर को, विद कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, जिनके ट्रेट जो है वो दोनों क्या है, इनके दो, देखो आप दोनों के कैरेक्टर जो है वो दोनों के क्या है, अलग अलग है। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, सुनना ध्यान से। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए पूरे जो क्यारियां थी उस क्यारियों में जो जो प्लांट उगा दिए, एकदम रैंडमली उन्होंने क्या किया कि मटर छिड़क दिए,
अब मटर छिड़क के उन क्यारियों में से पहली क्यारी जो थी उसमें केवल किस प्लांट को रखा? टॉल प्लांट को। दूसरी जो क्यारी थी उसमें केवल किसको रखा? ड्वार्फ प्लांट को। तीसरी क्यारी जो हम ले तो यहां पर जैसे मान ले यहां पर फ्लावर कलर ले लेते हैं, फ्लावर कलर जो है वो वायलेट, यहां पर उन सारे प्लांट को रखा जो कैसा था? वायलेट था। यहां इस क्यारी में उस प्लांट को रखा जो केवल क्या था? व्हाइट था। तो ये दोनों जो कैरेक्टर है, मतलब इस कैरेक्टर की बात करें, इस कैरेक्टर की बात करें, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है? कॉन्ट्रास्ट है। लेकिन इस क्यारी में जो प्लांट है वो प्लांट बाकी 13 कैरेक्टर्स जो हैं, बाकी मतलब 13 जो ट्रेट हैं, उन ट्रेट को लेके सिमिलर है, केवल एक ट्रेट के लिए अलग है और वो क्या है? टॉल। ठीक है, तो ये यही बात बोल रहा है, एज पेयर्स विच वर सिमिलर एक्सेप्ट फॉर वन कैरेक्टर विद कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। इन दोनों के जो ट्रेट हैं वो कैसे है? कॉन्ट्रास्टिंग है। Some of the contrasting traits selected were smooth और wrinkled seed, ठीक है, जिसको अपन राउंड और wrinkled बोल देते हैं, येलो और ग्रीन सीड, इन्फ्लेटेड और कॉन्स्ट्रिक्टेड, ग्रीन एंड येलो पोड्स। ठीक है, अब आप यहां पर भी इसको देख सकते हो, ये डायग्राम दिया हुआ है। मेंडल ने जो सेलेक्ट किए थे वो कैरेक्टर 7 थे, ट्रेट जो है वो 14 थे, ट्रू ब्रीडिंग जो प्लांट लिए थे वो उसने 14 प्लांट लिए थे। तो यहां पर यदि मैं देखूं ये कैरेक्टर लिखा हुआ है, कैरेक्टर हमारे पास कौन कौन से हैं? देखिए, सबसे पहले सीड शेप है, सीड कलर है, फ्लावर कलर है, पोड शेप है, पोड कलर है, और इसके बाद जो आता है वो है फ्लावर पोजीशन है और स्टेम हाइट है, या अपन उसको प्लांट हाइट कह देते हैं। मैं आपको याद करने का तरीका बता देता हूं उसका। सबसे पहले प्लांट हाइट से शुरू करिए। हाइट प्लांट लगने के बाद उस पर फ्लावर आते हैं। फ्लावर के 2 कैरेक्टर हैं, फ्लावर का कलर और फ्लावर की पोजीशन। फिर फ्लावर के बाद फ्लावर जो है वो किस में चेंज हो जाता है? पोड में चेंज हो जाता है। तो उसके बाद जो है वो पोड के भी 2 कैरेक्टर हैं। एक कैरेक्टर है कि पोड का शेप किस तरह का है, दूसरा पोड का कलर किस तरह का है। पोड जो है उसके अंदर क्या लगते हैं? सीड लगते हैं, तो फिर सीड के भी 2 कैरेक्टर हैं। ठीक है, एक तो सीड का कलर किस तरह का है, सीड का कलर जो है वो मेंडल ने जो लिया था वो कोटलेडन बोल देते हैं, हम कोटलेडन कलर भी कह देते हैं, सीड कलर। और दूसरा है कि सीड का शेप किस तरह का है। ठीक है, तो आपके पास जो है वो तीन जो है वो मेन पार्ट हो गए। एक तो पार्ट जो है वो हो गया फ्लावर का, दूसरा जो हो गया वो पोड का, और तीसरा जो हो गया वो किसका हो गया? सीड का हो गया। और एक बच गया, वो हो गया प्लांट की हाइट का। याद कर सकते हो आप, कोई बड़ा इशू नहीं है। आप पुराने क्वेश्चंस उठा के देखना, फ्रीक्वेंटली यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया है। सीड शेप जो है वो राउंड और रिंकल्ड। रिंकल्ड किस वजह से होता है ये भी एनसीईआरटी ने थोड़ा बहुत जो है वो दिया है। ठीक है, रिंकल्ड मतलब झुर्रीदार होना, या थोड़ा थोड़ा सा इस पे रिंकल्ड आ जाते हैं। अब वो किसके कारण होता है? स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम के कारण होता है, उसको आगे पढ़ेंगे। सीड कलर जो है वो येलो था और ग्रीन था। येलो डोमिनेंट है, ये वाले जो ट्रेट है वो डोमिनेंट ट्रेट है, ये वाले जो ट्रेट है वो रिसेसिव ट्रेट है। ठीक है, किसके ट्रेट है? कैरेक्टर्स के। ठीक है, कैरेक्टर्स ये दे रखे हैं और ये 2 जो है वो डिफरेंट ट्रेट है। इसके बाद आता है फ्लावर कलर। फ्लावर कलर में जो डोमिनेंट था वो वायलेट था और जो रिसेसिव था वो व्हाइट था। ठीक है, इसके बाद पोड शेप की बात करें तो पोड शेप जो है वो फुल और कॉन्स्ट्रिक्टेड। फुल मतलब जो है ये फुल, इसको इन्फ्लेटेड भी बोल देते हैं फुल को। कॉन्स्ट्रिक्टेड मतलब थोड़ी सी चिपकी हुई, पिचकी हुई, हम उसको बोल देते हैं। पोड कलर जो है वो ग्रीन और येलो था। बेटा आपको बता दूं, पोड कलर और सीड कलर में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, इसको जरूर ध्यान से करिएगा। ठीक है, इसके बाद फ्लावर की पोजीशन, ये देखो ये वाला जो फ्लावर है वो एक्सियल कंडीशन में लगा हुआ है, तो इसकी जो डोमिनेंट है वो एक्सियल है, और अगर एपिकल पोजीशन पर लगा हुआ है, टर्मिनल पर लगा हुआ है, तो ये रिसेसिव हो गया। और इसके बाद आता है बेटा, फ्लावर के बाद आता है स्टेम हाइट। ये स्टेम अगर बड़ा है तो ये डोमिनेंट टॉल, और ये जो रिसेसिव है क्या हो गया? ड्वार्फ हो गया। 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। अब देखो क्या बोला इसने, 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट इन पी प्लांट स्टडीज बाय मेंडल। यहां कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। यदि कॉन्ट्रास्ट ट्रेट पूछे तो कितने? 7 पेयर हैं। कॉन्ट्रास्ट ट्रेट यदि पूछे तो कितने हैं? 7 पेयर हैं इन पी प्लांट स्टडीज बाय मेंडल, जो मेंडल के द्वारा सेलेक्ट किए थे। ट्रू ब्रीडिंग यदि पूछे कितने प्लांट ब्रीडिंग लिए थे, कितने प्लांट ट्रू ब्रीडिंग जो है वो लिए थे उसने, तो प्लांट यदि पूछे तो प्लांट जो है वो कितने थे? 14 प्लांट्स थे। ट्रेट, कॉन्ट्रास्ट ट्रेट पूछे तो 7 पेयर्स। कैरेक्टर्स पूछे तो 7 कैरेक्टर जो है वो मेंडल ने सेलेक्ट किए थे। ठीक है, तो ये मेंडल के इन जनरल इंफॉर्मेशन हो गई। मेंडल ने पी प्लांट लिए थे, कौन कौन से कैरेक्टर्स मेंडल ने उठाए थे। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट।
यहां पर ये टेबल के फॉर्म में भी दे रखा है, कॉन्ट्रास्टेड स्टडीज बाय मेंडल इन पी स्टेम हाइट। देखो टेबल में इसने जो है वो लगभग चेंज कर दिया, वहां डायग्राम में अलग था, यहां अलग कर दिया। पहले स्टेम जो है वो हाइट, मतलब हाइट ऑफ प्लांट, फिर उसके बाद फ्लावर कलर, उसके बाद फ्लावर पोजीशन, फिर उसके बाद पोड शेप, फिर उसके बाद पोड कलर, फिर उसके बाद सीड शेप, और फिर उसके बाद क्या है, सीड कलर। ये जो मेंडल के 7 कैरेक्टर्स थे, 7 कैरेक्टर्स जो मेंडल ने पी प्लांट के लिए थे, वो कितने क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट थे? 4 क्रोमोसोम पर प्रेजेंट थे। और वो 4 क्रोमोसोम कौन कौन से थे? पहला था, पांचवा था, पहला, चौथा, और पहला क्रोमोसोम, चौथा क्रोमोसोम और पांचवा क्रोमोसोम, और ये 7वां क्रोमोसोम। 1 4 5 7, ये 7 कैरेक्टर जो है वो बाद में जब क्रोमोसोम की स्टडी हुई, मेंडल मटर के आगे जो है वो, मतलब अभी करंट में जो स्टडी हुई, उससे पता चला कि मेंडल ने जो 7 कैरेक्टर लिए थे वो कितने क्रोमोसोम पर प्रेजेंट थे? 4 क्रोमोसोम पर प्रेजेंट थे। और जो मटर होता है, पी होता है, उसके अंदर 2n बराबर कितना होता है? 14। मतलब 7 तरह के क्रोमोसोम, और उन 7 तरह के क्रोमोसोम में ये जो 7 कैरेक्टर जो है ये कितने क्रोमोसोम पर प्रेजेंट थे? 4 क्रोमोसोम पर प्रेजेंट थे। ठीक है, इसके बाद देखिए इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। यदि हम इसका इनहेरिटेंस पढ़ते हैं तो हम इसे कह देते हैं मोनोहाइब्रिड। क्या कह देते हैं? मोनोहाइब्रिड। उससे पहले आप इस डायग्राम को देखिए, मेंडल जो है वो अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया, ये एक पी जो प्लांट है उसका फ्लावर दिया है। सबसे पहले जो पेटल है ऊपर, उसके बाद ये स्टिग्मा शो कर रखा है, और ये एंथर शो कर रखे हैं। ये जो स्टेमन, एंथर के स्टेमन पार्ट, और नीचे जो है वो कार्पल, मतलब जिसे आप ओवेरी कह रहे हो। देखो क्या कर रहा है, रिमूवल ऑफ एंथर। मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट के चरण थे उसमें पहला स्टेटमेंट था मेंडल का कि मेंडल ने जो फर्स्ट स्टेप लिया था, वो फर्स्ट स्टेप जो था मेंडल का, वो था सिलेक्शन ऑफ पेरेंट। तो उसने अच्छे पेरेंट्स जो है वो सेलेक्ट किए, और सेलेक्ट करने के बाद, सिलेक्शन के बाद उसने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट जो है वो करना चाहा। तो उसने क्या किया, एंथर्स को रिमूव किया। आप जानते हो पी प्लांट जो है वो बाइसेक्सुअल प्लांट होता है। कैसा होता है? बाइसेक्सुअल प्लांट होता है। और बाइसेक्सुअल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इमैस्कुलेशन, क्योंकि हमें डिजायर्ड पोलन डालने हैं, तो इमैस्कुलेशन करना पड़ेगा। तो इमैस्कुलेशन के लिए, इमैस्कुलेशन जो है उसके लिए क्या किया, चिमटी, फोर्सेप या कैंची की हेल्प से हमने पेरेंट्स से एंथर्स को क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। और एंथर्स, ये मान लो हमारे पास दूसरा पेरेंट है, इसके पोलन जो है वो यहां पर क्या कराएंगे? डस्ट ट्रांसफर ऑफ पोलन, इसके पोलन यहां पर। तो यहां देखो, यहां पर पोलन तैयार होने के बाद ये वाली कंडीशन हुई, स्टेप्स इन मेकिंग ए क्रॉस इन पी। तो ये क्रॉस करने के तरीके बताए गए हैं। पोलिनेशन के बाद जो है वो फ्रूट तैयार हुआ, फ्रूट पोड या लेग्यूम है, और इसके अंदर जो सीड्स बने हैं, ये सीड जो है वो क्या कर गए? जर्मिनेट कर गए, और हमारे डिजायर्ड अकॉर्डिंग हम जो चाह रहे हैं वो प्लांट हमें मिलते जा रहे हैं। ये इसके क्रॉस करने का वो था। अब आप कहोगे सर पी प्लांट आर्टिफिशियल मतलब जो सेल्फ पोलिनेशन शो करता है, तो क्रॉस पोलिनेशन जो है वो क्यों कराया गया? या फिर सेल्फ पोलिनेशन है तो जो क्रॉस पोलिनेशन हम क्यों करा रहे हैं? भाई आप एक चीज बताइए, मेंडल मोनो हाइब्रिड क्रॉस में क्या कर रहा है कि डोमिनेंट और रिसेसिव का क्रॉस करवा रहा है। तो क्रॉस करवा रहा है, तो जो अगर वो सेल्फ पोलिनेशन कर लेगा तो वो अपने अकॉर्डिंग करेगा। मेंडल जो चाह रहा है वो थोड़ी हो पाएगा। तो इसलिए क्या किया गया, जो है वो इमैस्कुलेशन किया गया। इमैस्कुलेशन के बाद जो है वो डिजायर्ड पोलन डाले गए, और जो क्रॉस में जो रिजल्ट आए वो चेक किए गए। ठीक है, आइए अभी वापस अपने सिंगल जीन के इनहेरिटेंस की स्टडी करते हैं, जिसे मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। ठीक है, चलते हैं। Let us take the example of one such hybridization experiment carried out by Mendel, where he crossed tall and dwarf pea. इसने देखो क्या बोल रहा है, टॉल और ड्वार्फ जो पी है उनको क्या किया? सेलेक्ट किया। टू स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, केवल एक ही जीन है उसकी स्टडी कर रहा है ये। He collected the seed produced as a result of cross and grew them, generate plant of the first hybrid generation. क्या किया इसने? क्या किया? He collect the seed produced as a result of the cross, कि 2 क्रॉस के बाद जो रिजल्ट आए उसको सेलेक्ट किया, एंड ग्रू देम, जनरेट प्लांट ऑफ द फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन, पहली हाइब्रिड जनरेशन जो है उनको तैयार किया।
दिस जनरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड द फिलियल फर्स्ट या प्रोजेनी और द F1। मतलब जैसे इसको इस तरह से समझो कि कैपिटल टी और स्मॉल टी का यदि क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन में कैपिटल टी स्मॉल टी, ये F1 जनरेशन हो गई। F1 बोले तो फिलियल फर्स्ट, और इस F1 जनरेशन के बारे में ये बात करें तो ये F0 या इसको P कह देते हैं। F0 मतलब फिलियल नॉट, पेरेंटल जनरेशन, ठीक है। मेंडल ऑब्जर्व दैट ऑल द F1 प्रोजेनी प्लांट वर टॉल। मेंडल अपने आर्टिफिशियल क्रॉस में पहले टॉल और ड्वार्फ जो है उनका क्रॉस करवाया, और टॉल और ड्वार्फ जो है उनका क्रॉस करवाने के बाद मेंडल को लगा कि F1 प्रोजेनी जो है वो टॉल आ रही है सारी की सारी, लाइक वन ऑफ इट्स पेरेंट्स नन वर ड्वार्फ। और मेंडल को खास बात अचंबा यह हुआ कि सारे के सारे प्लांट जो है वो कैसे हैं, टॉल है, एक भी उसके पेरेंट्स जो ड्वार्फ था उसके जैसा नहीं आया। तो उसने क्या किया, ही मेड सिमिलर ऑब्जर्वेशन फॉर द अदर पेयर्स ऑफ ट्रेट। ही फाउंड दैट द F1 ऑलवेज रिजेंबल आइदर वन ऑफ द पेरेंट्स एंड दैट द ट्रेट ऑफ अदर पेरेंट्स वाज नॉट सीन इन देम। अब यहां पर जो है ना थोड़ा सा घुमाया गया स्टेटमेंट को, क्या कह रहा है, ही मेड सिमिलर ऑब्जर्वेशन। मतलब हम जब भी क्लास में जेनेटिक्स पढ़ते हैं तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में सिर्फ एक ही एग्जांपल ले लिया जाता है टॉल और ड्वार्फ का, उसी की हेल्प से जो है वो उस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करा दिया जाता है। पर आप मुझे एक चीज बताइए, आप मुझे एक बात बताइए कि मेंडल ने अपने 7 जो कैरेक्टर्स लिए थे उसमें केवल जो क्रॉस कराया था वो टॉल और ड्वार्फ का क्रॉस नहीं कराया था। उसने जो क्रॉस कराया था वो बाकी के जो 6 बच गए कैरेक्टर्स, जो कॉन्ट्रास्ट पेयर बच गए, उनके बीच भी ये क्रॉस कराया था। तो उन्होंने क्या देखा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ही फाउंड दैट, उन्होंने क्या पाया, दैट द F1 ऑलवेज, जो कि F1 जनरेशन आती है, ऑलवेज रिजेंबल्ड, हमेशा दिखती है किसके जैसी, आइदर वन ऑफ द पेरेंट्स, अपने एक पेरेंट्स के जैसे दिखती है। यहां लिखा नहीं उसने कौन से के जैसी, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वो इसलिए नहीं लिख रहा है क्योंकि वो सभी कैरेक्टर्स के बारे में बता रहा है, ठीक है। आइदर ऑफ द पेरेंट्स एंड दैट द ट्रेट, और वो ट्रेट ऑफ द अदर पेरेंट वाज नॉट सीन इन देम, और जो दूसरा ट्रेट है वो F1 पीढ़ी में देखने को ही नहीं मिलता है। आप खुद देखिए, जब हमने ये वाला क्रॉस कराया था, ये देखिए, जब हमने F1 पीढ़ी में कैपिटल T, हम कह रहे हैं कि सारे प्लांट, जितने भी प्लांट है वो सारे प्लांट क्या है, टॉल है। तो सारे प्लांट टॉल हैं तो ड्वार्फ तो कहीं दिखे ही नहीं। तो यही बात वो यहां पर बोलना चाह रहा है कि ऑलवेज रिजेंबल आइदर वन ऑफ द पेरेंट्स एंड दैट द ट्रेट ऑफ अदर पेरेंट्स वाज नॉट सीन इन देम, उनमें जो है वो नहीं देखे गए, ठीक है। आगे क्या इसने उससे कंक्लूजन निकाला, मेंडल देन सेल्फ पोलिनेटेड। इसका मतलब पहला जो स्टेप कराया वहां पर मेंडल ने हाइब्रिडाइजेशन यानी कि क्रॉस जो पोलिनेशन है उसका सहारा लिया था। अब अगले में मेंडल ने क्या करा दिया, सेल्फ पोलिनेशन करा दिया। याद रखना ये पॉइंट, ठीक है। द टोल F1 पेरेंट्स एंड टू हिज सरप्राइज फाउंड दैट, अब जब इसने सेल्फ पोलिनेट कराया, मतलब हमारे पास जो कैपिटल टी स्मॉल टी F1 जनरेशन में आया था, इसकी सेल्फिंग करा दी उसने, और सेल्फिंग कराने के बाद उसको क्या दिखा, दैट इन द फिलियल 2, मतलब जब इससे आगे F2 जनरेशन बनेगी, सम ऑफ द ऑफस्प्रिंग्स वर ड्वार्फ। इसका मतलब ड्वार्फ कहीं ना कहीं छुपा था, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था, और जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे वो रिसेसिव, और जो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं वो डोमिनेंट। तो इन्होंने क्या कहा, द कैरेक्टर्स दैट वाज नॉट सीन इन F1 जनरेशन, कि वो कैरेक्टर्स जो F1 जनरेशन में नहीं है, नहीं एक्सप्रेस हुए, द प्रोपोर्शन ऑफ प्लांट दैट वर ड्वार्फ वर 1/4। आप खुद देखिए कि जब आप इनका क्रॉस कराओगे तो इस तरह से क्रॉस है, कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसका क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ कराया तो कैपिटल टी ये हो गया, ठीक है, और ये हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया, ये हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया, ये हो गया कैपिटल स्मॉल टी। तो कह रहा है कि जैसे मान लो ये 4 में से ये 1/4, ये दोनों जो है वो 1/2, और ये क्या 1/4, ठीक है। अब देखो ये क्या बोलना चाह रहा है, ये देखो कहना चाह रहा है कि द प्रोपोर्शन ऑफ प्लांट दैट वर ड्वार्फ। अब इधर देखो ये वाला जो है वो खाली ड्वार्फ है यहां पर, और इसका प्रोपोर्शन है वो F2 जनरेशन में वापस से किसके बराबर दिख रहा है, टोल के बराबर, यानी कि 1/4 दिख रहा है।
of the F2 plant while 3/4 of the F2 plant were tall। अब जो ये है ये सारे के सारे कैसे हैं, टॉल है, तो ये कितने हैं, 3/4 है, ठीक है। The tall and dwarf trait were identical to their parental type and did not show any blending। कह रहा है कि जो कैपिटल टी और स्मॉल टी जो F1 जनरेशन में हो गया था वो ब्लेंड नहीं हुए, मिक्स नहीं हुए, वो फिर से अलग अलग आ गए, ठीक है। That is all the offsprings were either tall and dwarf, none were of in between height। कह रहा है कि जब F2 जनरेशन आई तो F2 जनरेशन में हमें किसी तरह का क्या नहीं दिखा, कोई भी प्लांट जो है वो क्या नहीं दिखा, हमें इन बिटवीन वाला नहीं दिखा, सारे के सारे जो प्लांट है वो कैसे दिखे, टॉल और ड्वार्फ, ठीक है। नेक्स्ट, सिमिलर रिजल्ट वर ऑब्टेन विद द अदर ट्रेट दैट ही स्टडीड। मेंडल ने 7 पेयर ऑफ ट्रेट जो है वो लिए थे, तो ऐसा नहीं केवल टॉल और ड्वार्फ की उसने स्टडी की थी, उसने और भी जो है वो बाकी के जो 7 बच गए उनकी स्टडी की थी। ओनली वन ऑफ द पेरेंटल ट्रेट वॉज एक्सप्रेस्ड इन F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में केवल, मतलब जब F1 जनरेशन आई तो F1 जनरेशन में केवल एक जो ट्रेट है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा था और वो था टॉल। At the F2 stage both the trait were expressed। F2 जनरेशन जब हुई आप देखिए उसमें ये वाला ट्रेट भी वापस से आ गया, ठीक है। इन द प्रोपोर्शन 3:1, रेशियो हमने निकाल लिया 3/4 और 1/4 रेशियो। द कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स डिड नॉट शो एनी ब्लेंडिंग एट आइदर F1 और F2। कह रहा है कि मान लीजिए एक जीन के 2 एलील्स हैं तो वो दोनों एलील्स आपस में ब्लेंडिंग शो नहीं करते हैं, ना F1 में ब्लेंडिंग शो करते हैं ना F2 में। F1 में केवल डोमिनेंट अपना इफेक्ट शो करता है और F2 में जो रिसेसिव है वो भी अपना इफेक्ट है वो शो करता है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। ये डायग्राम दे रखा है, डायग्राम में क्रॉस शो कर रखा है एनसीईआरटी ने। ये टॉल प्लांट है और ये ड्वार्फ है, ये पेरेंटल है, इनके बीच क्रॉस कराया F1 जनरेशन में। तो F1 जनरेशन में ये देखो यहां पर क्रॉस पेरेंटल जनरेशन का टॉल और ड्वार्फ में हुआ, उसके बाद F1 जनरेशन का जो सेल्फिंग कराई गई तो ये हमारे पास हम जानते हैं ये कैपिटल टी और स्मॉल टी था और ये कैपिटल टी और स्मॉल टी था। तो दोनों जो टॉल हैं उनके बीच में क्या कराई गई, सेल्फिंग कराई गई। और जब सेल्फिंग हुई तो ये 4 प्लांट मिले हमें, ये टॉल, ये टॉल और ये टॉल। मतलब हम कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी और यहां पर ये कौन सा मिला हमें, स्मॉल टी स्मॉल टी। तो ये जो रेशियो है फिनोटिपिक रेशियो वो रेशियो हमें मिला 3:1 मिला। क्या देखा है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अपन इसको इस तरह से शो कर देते हैं, एनसीईआरटी ने इसको डायग्रामेटिक शो किया है। थ्योरी में देखते हैं क्या लिखा है, कुछ डेफिनेशंस है, उन डेफिनेशंस को देखते हैं। बेस्ड ऑन दिस ऑब्जर्वेशन, मेंडल ने जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस जो है वो किया, इनके सर्टेन ऑब्जर्वेशंस हैं वो दिए। बेस्ड ऑन दिस ऑब्जर्वेशन मेंडल प्रपोज्ड दैट समथिंग वाज बीइंग स्टेबली पास डाउन, कि कुछ तो है जो लगातार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लगातार क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। अनचेंज्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, जो ना तो पेरेंट्स में और जब वो ऑफस्प्रिंग में जाता है वो चेंज नहीं होता। थ्रू द गैमेट्स ओवर सक्सेसिव जनरेशन, और वो जाता किसके थ्रू है, गैमेट्स के थ्रू जाता है। ओवर सक्सेसिव जनरेशन, जनरेशन टू जनरेशन है वो जाता है। उन्होंने इसको क्या कहा, ही कॉल्ड दिस थिंग एज फैक्टर। इन्होंने इस जो जनरेशन टू जनरेशन जा रही है इसको क्या कहा, फैक्टर कहा, ठीक है। और हम जानते हैं मेंडल उस समय जिस समय डिस्कवरी कर रहे थे उस समय ना तो क्रोमोसोम्स के बारे में कुछ पता था ना जीन्स के बारे में कुछ पता था, आज तो पता है इन सब के बारे में। उस समय मेंडल ने बता दिया था कि एक जनरेशन में एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो जाने वाले कैरेक्टर्स हैं उनको ले जाने वाला जो होता है वो फैक्टर होता है, ठीक है। नाउ वी कॉल देम एज जीन। आज हम उन्हें किस नाम से जानते हैं, जीन के नाम से जानते हैं। हालांकि मेंडल इसका कोई फिजिकल प्रूफ नहीं दे सका था,
लेकिन फिर भी उसने बताया था कि कुछ तो है जो कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर कर रहा है। आज हमने उसे क्या कह दिया, जीन कह दिया। आज तो जीन की डेफिनेशन बहुत हाई लेवल तक जा सकी। केमिकली हम कहते हैं कि जीन जो है वो क्या है, डीएनए ही है। डीएनए का वो पार्ट जो क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है, उसे क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। जीन्स देयरफॉर आर द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब यही जो है वो इनहेरिटेंस की क्या मानी जाती है, यूनिट मानी जाती है। दे कंटेन द इंफॉर्मेशन दैट इज रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस ए पर्टिकुलर ट्रेट इन एन ऑर्गेनिज्म। जीन के पास जो है वो इंफॉर्मेशन होती है जो एक पर्टिकुलर ट्रेट को क्या करनी है, एक्सप्रेस करनी है। जीन्स विच कोड फॉर ए पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, जीन जो एक पेयर को रिप्रेजेंट करती हैं, आर नोन एज एलिल्स। आपको ये डेफिनेशन पता होना चाहिए बेटा। जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं कैपिटल टी, तो ये वाले जो दोनों जीन हैं, ये दोनों जीन है एक्चुअल में, लेकिन ये दोनों जीन एक दूसरे के अल्टरनेट फॉर्म है। और अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन जो है वो क्या कहलाता है, एलिल। एलिल वर्ड बना है एलिलोमॉर्फ से। एलिलोमॉर्फ का मतलब होता है एक दूसरे से संबंध रखने वाला, बिलोंगिंग टू ईच अदर। तो यहां पर अगर हम इसको और थोड़ा सा डेप्थ में देखें तो हम कहते हैं कि इस तरह से ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, और होमोलोगस क्रोमोसोम के सेम लोकस पर अगर यदि कोई जीन प्रेजेंट है तो ये जीन जो है वो आपस में एक दूसरे के लिए क्या होती हैं, एलिल्स होती हैं। तो एलिल की डेफिनेशन कुछ इस तरह होती है कि अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन इज कॉल्ड एलिल्स। ठीक है, दे आर स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सेम जीन, मतलब ये क्या होती है, अल्टरनेट है। दे आर स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम फॉर्म ऑफ द सेम जीन, एक ही जीन का थोड़ा सा अलग रूप होती है। सेम भी हो सकती है, थोड़ा सा अलग रूप भी हो सकती है, हो सकता है थोड़ा सा ज्यादा चेंज हो सकता है उसके अंदर म्यूटेशन हो गया हो, वो अलग इश्यू है। तो जीन और एलिल्स जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड टर्म है। जीन जो है वो किसी कैरेक्टर को डिटरमाइन, मतलब जीन ये मान लीजिए आप डीएनए है, ठीक है, और चूंकि होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं तो होमोलोगस क्रोमोसोम पर यदि हम देखें तो यहां पर इस तरह से सेम कैरेक्टर के जीन प्रेजेंट है, तो एक ही जीन का थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म जो है वो क्या कहलाता है, एलिल कहलाता है। इफ वी यूज अल्फाबेटिकल सिंबल, अब हालांकि मेंडल जो है उसने लिखने का तरीका नहीं बताया था। मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट जो है वो स्टैटिकल मैथमेटिकल किया था अपना एक्सपेरिमेंट। मॉर्गन ने इन एलिल्स को लिखने का अरेंजमेंट बताया। क्या बताया, इफ वी यूज अल्फाबेटिकल सिंबल, यदि हम इनका अल्फाबेटिकल सिंबल यूज करते हैं फॉर ईच जीन, देन द कैपिटल लेटर इज यूज फॉर द ट्रेट एक्सप्रेस्ड एट F1 स्टेज। कुल मिला के यहां पर ये जो बात बोलना चाह रहा है, ये किसके बारे में बोलना चाह रहा है, डोमिनेंट के बारे में। क्योंकि F1 में तो कौन अपीयर होता है, डोमिनेंट ही अपीयर होता है। एंड द स्मॉल अल्फाबेट फॉर द अदर ट्रेट, और जो छोटा होता है वो किसके लिए यूज होता है, रिसेसिव के लिए यूज होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ द कैरेक्टर ऑफ हाइट, हाइट को हम क्या ले रहे हैं, कैरेक्टर ले रहे हैं, तो कैपिटल टी जो है वो किसके लिए यूज होता है, टॉल के लिए। तो हम जब कैपिटल वर्ड यूज करते हैं तो याद रखना वो डोमिनेंट के लिए यूज करते हैं। एंड स्मॉल टी एंड स्मॉल टी फॉर द ड्वार्फ, स्मॉल टी हम किसके लिए यूज करते हैं, ड्वार्फ के लिए यूज करते हैं। कैपिटल टी एंड स्मॉल टी आर एलिल्स ऑफ ईच अदर। तो वही बोला ना, इसने अपने अकॉर्डिंग यहां से डेफिनेशन उठाई है, दे आर द स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सेम जीन। तो यहां पर देखो कैपिटल टी जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कैरेक्टर को, हाइट को। स्मॉल टी भी रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, कैरेक्टर को, हाइट को। लेकिन ये एक ही जीन के दो डिफरेंट फॉर्म हो गए कि कैपिटल टी जो है वो टॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट तो हाइट को कर रहा है, लेकिन स्मॉल टी जो है वो भी रिप्रेजेंट हाइट को कर रहा है, लेकिन वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ड्वार्फ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मतलब ये क्या हो गए, एक जीन के डिफरेंट फॉर्म हो गए, हमने उसको क्या कह दिया, एलिल कह दिया। तो यहां पर ये कह रहा है कि एंड कैपिटल टी एंड स्मॉल टी आर द एलिल्स ऑफ ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, एलिल्स होते हैं। Hence in plants the pair of alleles for height
would be capital T, capital T, capital T, small t and small t, small t। आप बताइए आप एलिल्स का पेयर किस तरह से कर सकते हो? आपने किया भी है अभी कैपिटल T के साथ, ठीक है। हो सकता है कि इस कैपिटल T की जगह स्मॉल t आ जाए, हो सकता है ये भी जो है वो क्या हो जाए, चेंज हो जाए, तो स्मॉल t आ जाए। तो इस तरह से 3 लिख सकते हो। क्या बोल रहा है? इन ए प्लांट द पेयर ऑफ एलिल्स फॉर हाइट वुड बी कैपिटल T, एक पेयर तो एलिल का ये हो गया, कैपिटल T स्मॉल t एक पेयर एलिल का ये हो गया, और स्मॉल t एक पेयर एलिल का ये हो गया। मेंडल ऑल्सो प्रपोज दैट इन ए ट्रू ब्रीडिंग टॉल एंड ड्वार्फ पी वेराइटी द एलिलिक पेयर ऑफ जीन फॉर हाइट आर द आइडेंटिकल होमोजाइगस। क्या बोल रहा है? ट्रू ब्रीडिंग की डेफिनेशन आपने पढ़ी थी। लगातार मेंडल उस समय होमोजाइगस हेट्रोजाइगस वर्ड यूज नहीं कर पाया था। मेंडल के लिए वर्ड या तो क्या था, प्योर था, और या फिर उसने टर्म दिया ट्रू ब्रीडिंग। ट्रू ब्रीडिंग का मतलब लगातार जब उसने सेल्फ पॉलिनेशन कराया तो होमोजाइगस प्लांट जो है वो डेवलप हुए। आज हम उस टर्म को नाम क्या दे रहे हैं? होमोजाइगस। तो क्या बोल रहा है? मेंडल ऑल्सो प्रपोज दैट, मेंडल ने प्रपोज किया क्या? दैट इन ए ट्रू ब्रीडिंग मतलब होमोजाइगस टोल हो सकता है, वो ड्वार्फ हो सकता है, पी वेराइटी द एलिलिक पेयर ऑफ जीन फॉर हाइट वो क्या हो सकती है? कैपिटल टी हो सकती है, वो स्मॉल टी हो सकती है। और अगर आप अपने हिसाब से डेफिनेशन देखो तो हम कहेंगे कि एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में सेम टाइप ऑफ एलिल क्या कहलाता है? होमोजाइगस कहलाता है। ये वाली कंडीशन भी होमोजाइगस है, ये वाली कंडीशन भी होमोजाइगस है, ठीक है। कैपिटल टी एंड स्मॉल टी आर कॉल्ड जीनोटाइप ऑफ द प्लांट वाइल द डिस्क्रिप्टिव टर्म टोल एंड ड्वार्फ। अगर आपको ये बोले कि ये प्लांट कैपिटल टी है तो आप क्या कहोगे? ये कैपिटल टी जो है वो तो क्या हो गया? जीनोटाइप हो गया। और अगर वो बोल रहा है कि टोल है वो प्लांट तो ये क्या हो गया? फिनोटाइप हो गया। तो फिनोटाइप का मतलब क्या होता है कि मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस, मेनली मॉर्फोलॉजिकल ले लेते हैं, कई बार फिजियोलॉजिकल भी ले लेते हैं। मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म हम उसे फिनोटाइप कहते हैं। और जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन या जेनिक जो फिनोटाइप है, सॉरी जेनिक जो मेकअप है किसी ऑर्गेनिज्म का, उसे हम क्या कहते हैं? जीनोटाइप कहते हैं। तो दो वर्ड और यहां डेफिनेशन है, एक जीनोटाइप की डेफिनेशन है और दूसरी जो है वो यहां पर फिनोटाइप की डेफिनेशन है। तो ये प्लांट आपको दिख रहा है टॉल, तो ये फिनोटाइप हो गया। और यदि यह प्लांट आपसे पूछे कि इसका जीनोटाइप क्या है, तब हम बताएंगे कि होमोजाइगस है, हेट्रोजाइगस है। तो कैपिटल टी या कैपिटल टी या स्मॉल टी जो भी आप बताते हो, ये सब किसको रिप्रेजेंट करते हैं? जीनोटाइप को रिप्रेजेंट करते हैं। और यदि आपसे ये पूछे कि भाई टॉल है, ड्वार्फ है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये फिनोटाइप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो टर्म्स यहां पर होमोजाइगस है, ठीक है। होमोजाइगस के अलावा हेट्रोजाइगस टर्म दी नहीं है। हेट्रोजाइगस की मैं आपको बता देता हूं, अगर दोनों अलग अलग हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी, मतलब एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में यदि एलिल्स डिफरेंट टाइप के हैं तो हम उसे क्या कह देते हैं? हेट्रोजाइगस कह देते हैं। आगे हो सकता आ जाए। What then would be the phenotype of plant? क्वेश्चन है, दे रखा है यहां पर, क्वेश्चन आपको आना चाहिए। What then would be the phenotype of a plant that had a genotype capital T? उसने ये पूछा है कि अगर मान लो आपको ये जीनोटाइप ये दे दिया तो आपको बताना है कि फिनोटाइप जो है वो क्या होगा। तो हमें पता है भाई कैपिटल टी क्या है? डोमिनेंट है। तो ये जो आने वाला प्लांट है वो भी इसका क्या होगा? टोल होगा। तो कहेंगे कि ये इसका जीनोटाइप है और टोल इसका क्या हो जाएगा? फिनोटाइप। आप यहां पर एक चीज देखिए कि जो फिनोटाइप है मतलब टोल है, वो किससे इफेक्ट हो रहा है? जीनोटाइप से। अगर मान लीजिए इसको स्मॉल टी कर दिया जाए जीनोटाइप को, तो प्लांट है वो क्या हो जाएगा? ड्वार्फ हो जाएगा। तो आपका फिनोटाइप भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। एज मेंडल फाउंड द फिनोटाइप ऑफ F1 हेट्रोजाइगोट, हेट्रोजाइगोट बोल दो, हेट्रोजाइगस बोल दो। मेंडल ने आपको पता है कैपिटल टी और स्मॉल टी का जब क्रॉस कराया था तो F1 जनरेशन में उसको हेट्रोजाइगोट कैपिटल टी और स्मॉल टी मिले थे। टू बी एग्जैक्टली लाइक द कैपिटल टी पेरेंट इन अपीयरेंस। आगे जरूर ध्यान रखना, आपको मिला कैपिटल टी स्मॉल टी, लेकिन दिखने में बिल्कुल कैसा है? कैपिटल टी जैसा। अपीयरेंस में जेनेटिक जो कॉन्स्टिट्यूशन वो नहीं देखना, अपीयरेंस दोनों का क्या है? सेम है। He proposed that in a pair of dissimilar factor, one dominant the other, एक दूसरे पर क्या करता है? डोमिनेंट हो जाता है। एंड hence is called the dominant factor, हमने उसको क्या कह दिया? डोमिनेंट फैक्टर कह दिया। while the other factor is recessive। एक और आपको इसकी डेफिनेशन बता देता हूं।
अगर आपसे कोई डोमिनेंट पूछे तो डोमिनेंट क्या है, तो आप कहिए कि जो अपने आप को होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस दोनों कंडीशंस में अपने आप को अपीयर कर सके। आप बताइए, यहां पर ये कैपिटल टी यहां पर क्या आ रहा था, टोल आ रहा था, और कैपिटल टी स्मॉल टी यहां पर भी क्या आ रहा था, टोल। तो इस कैपिटल टी ने अपने आप को जब होमोजाइगस था तब भी अपने आप को अपीयर किया, और जब हेट्रोजाइगस है तब भी अपने आप को अपीयर कर रहा है, तो वो कैरेक्टर हमेशा डोमिनेंट होगा, ठीक है। While the other factor is recessive, जो दब गया, जो अपने आप को केवल और केवल किस में अपीयर करे, जो अपने आप को केवल और केवल होमोजाइगस कंडीशन में अपने आप को अपीयर करे, वो रिसेसिव होता है। इन दिस केस कैपिटल टी किसके लिए यूज हो रहा है, टॉलनेस के लिए, इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल टी, जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ड्वार्फनेस को, दैट इज रिसेसिव। वो क्या है, रिसेसिव है। ही ऑब्जर्व्ड आइडेंटिकल बिहेवियर फॉर ऑल द अदर कैरेक्टर, बाकी के 6 बच गए, उसमें भी इन्होंने यही बिहेवियर है वो देखा। ट्रेट पेयर्स दैट ही स्टडीज, जो पेयर्स इसने क्या किए थे, स्टडी किए थे। इट इज कन्वीनियंट एंड लॉजिकल, मेंडल ने जो बात बताई थी वो बहुत ज्यादा कन्वीनियंट थी, हवाई बात नहीं थी मेंडल की, ठीक है। कैसे, it is convenient and logical to use the capital and lower case of an alphabetical symbol to remember this concept of dominance। यदि हमें इस डोमिनेंस के कंसेप्ट को याद रखना है तो हमें क्या करना होगा, हमें कैपिटल और लोअर केस में जो लेटर यूज करने हैं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है, ऐसे ही नहीं उठा लिया गया ये, ठीक है। डू नॉट यूज कैपिटल टी फॉर ऑल टॉल एंड स्मॉल डी फॉर द ड्वार्फ बिकॉज यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू रिमेंबर वेदर कैपिटल टी एंड डी आर एलिल्स। मतलब हमें जेनेटिक्स में इतना आसान करके सब कुछ दे रखा है कि अगर आप कैपिटल टी का स्मॉल डी के साथ ये रखोगे तो ये आपको कैसे पता चलेगा कि ये एलिल्स हैं, और जबकि हमने तो बोला है कि एलिल्स तो सेम जीन ही है, भाई स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म है लेकिन जीन तो सेम ही है ना वो, तो यहां पर आपको कैसे पता लगेगा, ठीक है। alleles of the same gene or character or not, allele can be similar as in the case of homozygotes, allele जो homozygotes हैं उनमें similar भी हो सकते हैं, capital T and small t, और can be dissimilar as in the case of heterozygote, ये क्या हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, heterozygote मैंने आपको बताया था अभी, ठीक है। इसके बाद आता है since the capital T small t plant is heterozygous for gene, क्या कह रहा है कि अगर मान लो कैपिटल टी स्मॉल टी प्लांट जो है वो हेट्रोजाइगस है फॉर जीन कंट्रोलिंग वन कैरेक्टर हाइट, जो एक कैरेक्टर को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, इट इज मोनोहाइब्रिड एंड द क्रॉस बिटवीन कैपिटल टी स्मॉल टी इज ए मोनोहाइब्रिड क्रॉस। हेडिंग कहां से शुरू की थी इन्होंने, स्टडी ऑफ वन जीन इनहेरिटेंस, और लास्ट में आके उसकी डेफिनेशन दे रहा है कि जब हम एक जीन की स्टडी करते हैं, वन जीन के इनहेरिटेंस की स्टडी करते हैं, तो हम उसे क्या कह देते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कह देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन दैट द रिसेसिव पेरेंटल ट्रेट इज एक्सप्रेस्ड विदाउट एनी ब्लेंडिंग इन F2। अब क्या कर रहा है मेंडल ने ये ऑब्जर्व किया कि जो F2 जनरेशन आई है, उस F2 जनरेशन में रिसेसिव पेरेंटल ट्रेट यानी कि स्मॉल टी वो भी फ्रीली क्या कर रहा है, जा रहा है कहां तक, एक्सप्रेस कर रहा है अपने आप को कहां तक, F2 जनरेशन तक। वी कैन इन्फर दैट व्हेन द टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट प्रोड्यूस गैमेट, इससे हम ये रिजल्ट निकाल सकते हैं कि जब टॉल और ड्वार्फ जो है वो गैमेट प्रोड्यूस करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, सेल डिवीजन में पढ़ चुके हो आप कि गैमेट जो बनेंगे वो कैसे बनेंगे, मियोसिस से बनेंगे। द एलिल्स ऑफ द पेरेंटल पेयर सेपरेट और सेग्रीगेट, क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं या फिर क्या हो जाते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं फ्रॉम ईच अदर एंड ओनली वन एलिल इज ट्रांसमिटेड टू ए गैमेट। जब मान लो कैपिटल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो जब मियोसिस होगा, गैमेट फॉर्मेशन होगा, तो ईच जनरेशन में कैपिटल टी और स्मॉल टी जो है वो क्या होते हैं, ट्रांसफर होंगे, सिंगल गैमेट है वो जाएगा। दिस सेग्रीगेशन ऑफ एलिल इज ए रैंडम प्रोसेस, कोई ये प्रोसेस नहीं है कि भाई ये फिक्स है, ये एक रैंडम प्रोसेस है। एंड सो देयर इज ए 50% चांस ऑफ ए गैमेट कंटेनिंग आइदर एलिल। आप खुद देख लीजिए यहां पर, या तो 50% आप क्या कहोगे ये बनेगा, या 50% जो है वो क्या बनेगा, ये बनेगा, तो दोनों के होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितने परसेंट हो गई, 50% हो गई, ठीक है।
as has been verified by the result of crossing। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, देखो 50-50% है चांस है, as has been verified by the result of crossing। ये हमें कैसे पता चला, ये हमने रिजल्ट से पता किया। और किसके रिजल्ट से पता किया, जब हम क्रॉस कराते हैं तो क्रॉस के रिजल्ट के बाद हमें ये सब पता चला। ठीक है, आगे देखिए, इन दिस वे द गैमेट्स ऑफ कैपिटल टी प्लांट हैव द एलील्स कैपिटल टी। अब वहां पर 50-50% क्या बनेंगे, कैपिटल टी। अब आप मुझे एक बात बताइए, 50% कैपिटल टी, ये 50% कैपिटल टी, तो हम क्या कह देते हैं, एक ही प्रकार का बना, कैपिटल टी टाइप का। एंड द गैमेट्स ऑफ ड्वार्फ जो है वो उनका जो है वो किस टाइप का बना, एलील स्मॉल टी टाइप का बना। ठीक है भाई, आप जब इनका क्रॉस कराते हो कैपिटल टी का स्मॉल टी के साथ, तो यही तो कहते हो कि इससे ये कैपिटल टी आया, इससे ये स्मॉल टी, और दोनों का क्रॉस होकर क्या बना, कैपिटल टी स्मॉल टी बना। यही तो कहते हो आप। तो यहां क्या कह रहा है, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द टू एलील्स कैपिटल टी फ्रॉम वन पेरेंट से थ्रो द पोलन। अब ये तो हम जानते हैं फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, पोलन से। एंड स्मॉल टी फ्रॉम द अदर डिफरेंट पेरेंट्स देन थ्रो द एग। वो कहां से आया होगा, एग से आया होगा। आर यूनाइटेड टू प्रोड्यूस जाइगोट दैट हैव वन कैपिटल टी एंड वन स्मॉल टी एलील। आपके सामने ये रिजल्ट आ गया। ठीक है, इन अदर वर्ड्स द हाइब्रिड हैव कैपिटल टी स्मॉल टी, यही मैंने बनाया। ठीक है, सिंस these hybrid contain allele which express contrasting trait, the plants are heterozygous। डेफिनेशन तीसरी बार आई है इसकी। अगर क्या कह रहा है कि देखो, since these hybrid contain, हाइब्रिड हो गया, दोनों मिक्स हो गया, हाइब्रिड contain alleles which express contrast trait, जो दोनों कैरेक्टर्स, जो दोनों ट्रेट्स को एक्सप्रेस कर रहा है, कैपिटल टी भी है उसके पास और स्मॉल टी भी है। द प्लांट्स आर हेट्रोजाइगस, ऐसा प्लांट क्या कहलाता है, हेट्रोजाइगस प्लांट कहलाता है। द प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स बाय द पेरेंट्स, द फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोट, द F1 and F2 प्लांट्स कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम ए डायग्राम कॉल्ड पुनेट स्क्वायर। कह रहा है कि F1 और F2 को आप कैसे जो है वो समझ सकते हो, पुनेट स्क्वायर से। इस पर भी क्वेश्चन बना है। पुनेट स्क्वायर जो है वो एक साइंटिस्ट थे, रेगनॉल्ड सी पुनेट करके एक जेनेटिस्ट जो थे, उन्होंने कितने एक क्रॉस से, चाहे मोनो हाइब्रिड हो, डाई हाइब्रिड हो, ट्राई हाइब्रिड हो, कितने क्रॉस से पॉसिबल जो जीनोटाइप्स बन सकते हैं, उनकी स्टडी के लिए जो पुनेट स्क्वायर है वो डाला था। पढ़ेंगे, देखेंगे आगे। देखो, क्रॉस दोबारा शो किया है यहाँ पर, ये कैपिटल टी है, ये स्मॉल टी है। ठीक है, यहां भी उन्होंने जो है वो क्या ले रखा है, चेकर बोर्ड या फिर पुनेट स्क्वायर यहां भी बना रखा है। अपन यहां नहीं बनाते क्योंकि ये बहुत थोड़ा सा सिंपल होता है। तो यहां पर जो है वो इससे ये गैमेट बने दो, कैपिटल टी और कैपिटल टी। यहां ड्वार्फ से दो, इस तरह स्मॉल टी और स्मॉल टी, ये गैमेट बना दिया। ठीक है, इनका क्रॉस करा दिया, ये इसका इसके साथ करा दिया क्रॉस। ठीक है, फिर इसका इसके साथ करा दिया क्रॉस, फिर इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। तो हमारे पास जो है वो प्लांट आ गए। वो कौन से आ गए, ये हम जानते हैं कि हमारे पास F1 जनरेशन में ऑल प्लांट्स आर हेट्रोजाइगस, कि F1 जनरेशन में सारे प्लांट जो है वो कैसे होते हैं, हेट्रोजाइगस होते हैं। ठीक है, फिर जो हेट्रोजाइगस है इनकी हमने क्या कराई, सेल्फिंग कराई, कैपिटल टी स्मॉल टी और इसका क्रॉस कराया कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ। अब यहां पर देखो दो गैमेट बने, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। पहले इसका इसके साथ क्रॉस कराया कैपिटल टी, इसका इसके साथ कराया कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका इसके साथ कराया कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका इसके साथ कराया स्मॉल टी। तो आपके पास जो रेशियो आ गया वो रेशियो कितना आ गया, फिनोटिपिक रेशियो जो है वो क्या आ गया, टॉल और ड्वार्फ का 3:1 आ गया। और जीनोटिपिक रेशियो है वो क्या आ गया, 1:2:1 आ गया। ठीक है, एक बार थ्योरी देखो इसकी, पुनेट स्क्वायर तक हो गया था हमारा। एज शो इन द फिगर 4.4, जो फिगर 4.4 में दे रखा है हमें। आगे देखो, इट वॉज डेवलप्ड बाय ए ब्रिटिश जेनेटिसिस्ट जिसका नाम था रेगिनॉल्ड सी पुनेट। पूछा जाता है, एक क्वेश्चन बन भी चुका है इससे। इट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल पॉसिबल जीनोटाइप ऑफ ए ऑफस्प्रिंग। याद रखना, इससे हम क्या निकाल सकते हैं, केवल जीनोटाइप ही निकाल सकते हैं, सभी पॉसिबल जीनोटाइप्स। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, यहां पर बदल सकता है और इसको फिनोटाइप कर देगा। ठीक है,
ऑफस्प्रिंग इन ए जेनेटिक क्रॉस, एक क्रॉस में कितने पॉसिबल जीनोटाइप्स हमारे पास है वो हम इस ग्राफ से निकाल सकते हैं। द पॉसिबल गैमेट्स आर रिटन ऑन टू साइड, दोनों साइड लिखते हैं, ठीक है। यूजुअली द टॉप रो एंड लेफ्ट कॉलम, इधर और इधर लिखते हैं। ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आर रिप्रेजेंटेड इन बॉक्स, सभी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है वो किस में रिप्रेजेंट हो गए, बॉक्स में रिप्रेजेंट हो गए। बिलो इन द स्क्वायर, कहां, स्क्वायर के अंदर। विच जनरेट ए स्क्वायर आउटपुट फॉर्म, जो किस फॉर्म में आ जाता है हमारे पास, स्क्वायर फॉर्म में आ जाता है, इसलिए हम इसको क्या कह दे रहे हैं, पुनेट स्क्वायर कह दे रहे हैं। द पुनेट स्क्वायर शोज द पेरेंटल टॉल, जिसको हम कैपिटल टी जिसको मेल कहते हैं, एंड ड्वार्फ जिसे हम स्मॉल टी यानी कि फीमेल कह रहे हैं, ठीक है। अब इसने अलग अलग लिए हैं बेटा, ठीक है। मतलब जो गैमेट टॉल वाला आएगा वो किससे आएगा, मेल से, और जो ड्वार्फ जो है वो फीमेल से आएगा। द गैमेट्स प्रोड्यूस बाय देम एंड F1 कैपिटल, उसके बाद उनमें गैमेट प्रोड्यूस किए गए, और उसके बाद एंड द F1 कैपिटल टी स्मॉल टी प्रोजेनी, फिर उनसे क्या आई, F1 प्रोजेनी आ गई। इसके बाद द F1 प्लांट ऑफ जीनोटाइप कैपिटल टी आर सेल्फ पोलिनेटेड, सेल्फिंग हुई उनमें। द सिंबल मेल, फीमेल एंड मेल आर यूज्ड टू डिनोट द फीमेल एग एंड मेल पोलन ऑफ द F1 जनरेशन, ठीक है, उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया रेस्पेक्टिवली। द F1 प्लांट ऑफ द जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी व्हेन सेल्फ पोलिनेटेड, जब क्या करवाया गया, सेल्फ पोलिनेट करवाया गया, प्रोड्यूस गैमेट ऑफ द जीनोटाइप कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। अब जो हेट्रोजाइगस है वो तो दो अलग अलग तरह के गैमेट बनाएगा, ठीक है, इन इक्वल प्रोपोर्शन। व्हेन फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, जब दोनों का फर्टिलाइजेशन होता है, द पोलन ग्रेन ऑफ जीनोटाइप कैपिटल टी हैव ए 50% चांस टू पोलिनेट एग of the genotype capital T as well as genotype small t. Also pollen grain of genotype small t have 50% chance to pollinating egg of genotype T. अब यहां पर ना इसने इसको प्लांट में करके उस तरह से कंफ्यूजन मैनिपुलेट किया है। वो कह रहा है कि यदि मान लीजिए आपके पास कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो ये कैपिटल टी जो है, जो 50% बना है, इसके पास संभावना है कैपिटल टी और स्मॉल टी इसके साथ, ये इसके साथ भी क्रॉस करेगा, ये इसके साथ भी, तो इसके साथ इसके जो क्रॉस करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है, 50% है, और इसके साथ है वो कितनी है, 50% है। सेम इसका भी ऐसा ही है, इसके भी कितने परसेंट है, 50%, इसके भी कितनी है, 50%, ठीक है, यही बात ये बोल रहा है यहां पर, ठीक है। एज वेल एज ऑफ जीनोटाइप टी, ठीक है, जैसे जीनोटाइप टी की है। एज ए रिजल्ट ऑफ रैंडम फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन रैंडम होता है, द रिजल्टेंट जाइगोट कैन बी द जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। आपने देखे भी है, ठीक है, एक बार दोबारा अपन ने जो बनाया है वो देख लीजिए। देखिए जब आप यहां पर करोगे, देखो इस तरह से, तो कैपिटल टी और कैपिटल टी, इसका कैपिटल टी और स्मॉल टी, फिर इसका कैपिटल टी और स्मॉल टी, फिर उसका स्मॉल टी। तो देखो ये दोनों तो सेम है कि नहीं है, तो एक ये आया है, एक ये आया है और एक ये आया है, तीन हो गए, ठीक है। सेम यही बोल रहा है, एज ए रिजल्ट ऑफ रैंडम फर्टिलाइजेशन द रिजल्टेंट जाइगोट कैन बी ऑफ द जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, ठीक है। फ्रॉम द पुनेट स्क्वायर इट इज इजीली सीन दैट, अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, यहां पर इसने चार जो आपके पास पॉसिबल जो कॉम्बिनेशंस आए हैं, जेनेटिक कॉम्बिनेशंस या जाइगोटिक कॉम्बिनेशंस हम कह रहे हैं उनको, उन जाइगोटिक कॉम्बिनेशंस में कितना परसेंट कौन सा है वो यहां पर चर्चा कर रहा है। देखिए, फ्रॉम द पुनेट स्क्वायर इट इज इजीली सीन दैट 1/4 ऑफ द रैंडम फर्टिलाइजेशन लीड्स टू कैपिटल टी। आप बताइए, आपको रिजल्ट ये मिले थे, कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, यही रिजल्ट मिले थे आपको। तो यहां पर कैपिटल टी जो है, चार में से आपको एक मिल रहा है 1/4। ये दोनों, ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है, लेकिन ये दोनों तो एक जैसे हैं, तो क्या लिख देते हैं 1/2, और ये भी हमें कितना मिल रहा है 1/4, ठीक। अब यहां देखो, from the Punnett square it is easily seen that 1/4 of the random fertilization lead to capital T, ठीक है, और 1/2 lead to capital T small t, और 1/4 जो है वो क्या है, small t। दो the F1 have a genotype capital T small t, जबकि F1 जो है उसमें क्या था, capital T small t था, but the phenotypic character seen is tall,
लेकिन फिनोटिपिक कैरेक्टर क्या देखा गया था, टॉल देखा गया था एट F2 3/4। अब देखो जब हम इसका जो है वो फिनोटाइप देखते हैं तो ये कितने हो गए 3/4, ये क्या हो गए टॉल हो गए, और ये अकेला जो 1/4 है ये क्या हो गया ड्वार्फ हो गया, हाँ या ना। तो यहां पर बट द फिनोटिपिक कैरेक्टर सीन इन टॉल एट F2 3/4 of the plants are tall where some of them are capital T while other are capital T small t। ये हमने देख लिया, ठीक है। Externally it is not possible to distinguish between the plant with the genotype capital T and small t। ध्यान से समझना, ये बोल रहा है कि एक्सटर्नली आप बिल्कुल पता नहीं कर सकते हो कि कौन सा जो है वो हेट्रोजाइगस है कौन सा होमोजाइगस, ठीक है। हेंस विद इन द जीनोटिपिक पेयर कैपिटल टी स्मॉल टी ओनली वन कैरेक्टर कैपिटल टी टॉल इज एक्सप्रेस्ड। इतनी देर से यही पढ़ रहे हैं, ठीक है। हेंस द कैरेक्टर कैपिटल टी और टॉल इज सेड टू बी डोमिनेंट ओवर द एलिल स्मॉल टी, ठीक है, और ड्वार्फ कैरेक्टर। इट इज दस ड्यू टू दिस डोमिनेंस ऑफ वन कैरेक्टर ओवर द अदर दैट ऑल द F1 आर टॉल। ये इसलिए हुआ, इट इज दस ड्यू टू दिस डोमिनेंस, इस डोमिनेंस के कारण ही वन कैरेक्टर ओवर द अदर, दूसरे वाले पर जो है वो डोमिनेंट होने के कारण ऑल द F1, जो F1 था उसमें ऑल द F1 आर टॉल, सारे F1 क्या है टॉल है, दो द जीनोटाइप इज कैपिटल टी स्मॉल टी हेट्रोजाइगस है। एंड इन द F2 जनरेशन 3/4 ऑफ द प्लांट आर टॉल, ठीक है, दो जीनोटिपिकली 1/2 आर कैपिटल टी स्मॉल टी। तो और ये क्या हो गया 1/4 हो गया, तो टोटल कितना हो गया 3/4 हो गया। दिस लीड टू फिनोटिपिक रेशियो 3/4 और 1/4, ठीक है। कैपिटल टी जिसमें ये था 1/2, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 3/4, एंड द 1/4 जो क्या है स्मॉल टी है, दैट इज 3:1 रेशियो, बट ए जीनोटिपिक रेशियो इज 1:1। आप देखिए इनका रेशियो तो क्या आएगा 1, ये 2 है 2 और ये 1, और ये क्या आ जाएगा 3:1 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब इसने आगे फिर से और मैथमेटिक्स यूज की है, क्या बोल रहा है, in 1/4, 1/2 and 1/4 ratio of capital T small t is mathematical condensable to the form of binomial expression। यहां पर इसने इसको इस इक्वेशन से जो है वो दिया है। मैं आपको बहुत सिंपल इक्वेशन बताता हूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब वहां पर a² प्लस 2ab प्लस b², ठीक है। तो यहाँ a² जो है, यहाँ a बराबर किसको ले लो कैपिटल T को, और b बराबर ले लो स्मॉल t को, और यहाँ पर रख दीजिए, रिजल्ट आपका वही आएगा, ठीक है। देखते हैं क्या बोल रहा है, दैट हैज द गैमेट बियरिंग जीन कैपिटल T एंड स्मॉल t इन द इक्वल फ्रीक्वेंसी ऑफ 1/2। कह रहा है कि जब कैपिटल T और स्मॉल t लोगे तो अब आपको जो मिलेगा, मतलब इनकी प्रोबेबिलिटी मिलेगी वो 1/2 मिलेगी। द एक्सप्रेशन इज एक्सपेंडेड एज गिवन बिलो। देखो क्या बोल रहा है 1/t और 1/t का होल स्क्वायर, ठीक है। बाकी आप इसको इस तरह से कर सकते हो, मेरे हिसाब से इस तरह से करने की कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी एनसीईआरटी ने दिया है तो हम समझ लेते हैं कि 1/2 कैपिटल T और 1/2 स्मॉल t का होल स्क्वायर है। तो यहां पर क्या आएगा, देखो पहले 1/2 प्लस 1/2 स्मॉल t, इसका क्रॉस कराया किसके साथ 1/2 कैपिटल T, भाई स्क्वायर का मतलब तो यही होता है। तो जब हम इसका क्रॉस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1/4 तो क्या आ जाएंगे कैपिटल T आ जाएंगे, और 1/2 क्या आ जाएंगे कैपिटल T स्मॉल t आ जाएंगे, और 1/4 क्या आ जाएंगे स्मॉल t आ जाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्या है, मेंडल सेल्फ पोलिनेटेड द F2 प्लांट and found that dwarf F2 plant continued to generate dwarf plants in F3 and F4 generation। अब मेंडल ने क्या किया, आगे F2 जनरेशन को भी क्या किया सेल्फ पोलिनेट कराया। That dwarf F2 plant continued to generate dwarf, कि F2 वाले जो है वो कंटिन्यू क्या कर रहे हैं ड्वार्फ प्लांट है वो जनरेट कर रहे हैं। इन F3 एंड F4 जनरेशन ही कंक्लूडेड दैट द जीनोटाइप ऑफ द ड्वार्फ वाज होमोजाइगोट्स, मतलब जो ड्वार्फ है वो हमेशा से क्या है प्योर है। व्हाट डू यू थिंक ही वुड हैव गोट हैड ही सेल्फ पोलिनेट ए टॉल F2 प्लांट। क्या क्वेश्चन पूछा है, व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हो, ही वुड हैव गोट, उसको क्या करना होगा यदि वो लेना चाह रहा है, गोट हैड द ही सेल्फ पोलिनेट ए
टॉल F2 प्लांट, मतलब वो कंडीशन वो ये भी कह रहा है कि भाई इसको भी F2 में तो यही आया था, ये इसको भी क्या कराए, सेल्फ पोलिनेट कराए, और ये इसको भी क्या करे, सेल्फ पोलिनेट करे। दो कंडीशन है, तो ये दो रिजल्ट आ सकते हैं इसके। अगर ये करेगा तो हो सकता है कि इसके पास 100% क्या आएंगे, टोल आएंगे, और ये करेगा तो इसके पास 75% क्या आएंगे, टोल आएंगे, 25% क्या आएंगे, ड्वार्फ आएंगे। ठीक है, चलिए, फ्रॉम द प्रीसीडिंग पैराग्राफ इट इज क्लियर दैट, पहले वाले पैराग्राफ से ये क्लियर हुआ है दैट तो द जीनोटिपिक रेशियो कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी, कि हम मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी से जीनोटिपिक रेशियो जो है वो ले सकते हैं बाय सिंपली लुकिंग एट द फिनोटाइप ऑफ ए डोमिनेंट ट्रेट। किसकी तरफ देखते हुए, डोमिनेंट ट्रेट को लेते हुए हम जो है वो पूरा मैथमेटिकल जीनोटाइप हम निकाल सकते हैं। ठीक है, इट इज नॉट पॉसिबल टू नो द जीनोटिपिक कंपोजिशन, क्या बोल रहा है, इट इज नॉट पॉसिबल टू नो, इंपॉर्टेंट है बेटा, इट इज नॉट पॉसिबल टू नो द जीनोटिपिक कंपोजिशन, किसकी वजह से, देखने से आप केवल क्या बता सकते हो, फिनोटाइप बता सकते हो। ठीक है, और मैथमेटिक्स से आपने क्या, इस पैराग्राफ के ऊपर दोबारा रीड आउट कर रहा हूं, देखो, फ्रॉम द प्रीसीडिंग पैराग्राफ इट इज क्लियर दैट दो द जीनोटिपिक रेशियो कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग मैथमेटिक प्रोबेबिलिटी, हमने मैथमेटिक प्रोबेबिलिटी यूज करते हुए जीनोटिपिक कॉम्बिनेशन निकाल लिया, लेकिन बाय सिंपली लुकिंग, केवल सामान्य रूप से हम देखते हुए एट द फिनोटाइप ऑफ ए डोमिनेंट ट्रेट, हम केवल डोमिनेंट ट्रेट की तरफ देखते हुए, इट इज नॉट पॉसिबल टू नो द जीनोटिपिक कॉम्बिनेशन। ठीक है, दैट इज फॉर एग्जाम्पल whether a tall plant from F1 or F2 has capital T or small t composition cannot be predicted. Therefore, to determine the genotype of a plant, tall plant at F2, Mendel cross the tall plant from F2 with a dwarf plant. This is called test cross. पीछे 5 साल के क्वेश्चन से उठा के देखना, टेस्ट क्रॉस से क्वेश्चन वो रेंडमली डालता है, इंपॉर्टेंट है। मेंडल ने क्या किया था, मेंडल ने अपने क्रॉस में क्या किया, जब F1 जनरेशन में उसने प्योर लिए, तो जो सॉरी उसमें F0 में या फिर पेरेंटल जनरेशन में जब उसने प्योर पेरेंट्स लिए, तो उसके F1 जो है उसमें हेट्रोजाइगस कंडीशन आई थी। उस F1 का पता लगाने के लिए मेंडल ने उसको वापस से जो पेरेंट्स है उनसे क्रॉस कराया, उस क्रॉस को हमने बैक क्रॉस कहा। अब वो डोमिनेंट से भी क्रॉस करा सकता है, वो रिसेसिव से भी करा सकता है, कि जब उसने डोमिनेंट से क्रॉस कराया तो उसको बोला गया आउट क्रॉस, और जब उसने रिसेसिव से क्रॉस कराया तो उसको बोला गया टेस्ट क्रॉस। याद रखना, यहां पर यह जरूरी नहीं है कि आप पेरेंटल से क्रॉस कराते हो, किसी भी प्लांट को, वो हेट्रोजाइगस है, वो होमोजाइगस है, उस प्लांट को क्रॉस यदि आप रिसेसिव से कराते हो तो उसका जीनोटाइप आपको पता लग जाएगा कि इसका जीनोटाइप क्या है। ये टेस्ट करने के लिए जो क्रॉस कराया जाता है उसे ही क्या कह देते हैं, टेस्ट क्रॉस। चूंकि मेंडल ने जो प्योर लिए थे वो तो पेरेंट्स में ही लिए थे, इसलिए हम कह देते हैं कि इसका जो क्रॉस है वो बैक क्रॉस का टाइप है ये। ठीक है, इन ए टिपिकल टेस्ट क्रॉस, एक टिपिकल टेस्ट क्रॉस में organism pea plant here showing a dominant phenotype and whose genotype is to be determined। अभी डायग्राम में देखेंगे हम कि एक अननोन जो है वो फिनोटाइप, मतलब ऐसे फिनोटाइप तो हमें दिख रहा है कि वो वायलेट फ्लावर है, लेकिन उसका जीनोटाइप नहीं पता, क्योंकि वो होमोजाइगस भी हो सकता है, वो हेट्रोजाइगस भी हो सकता है। ठीक है, इज क्रॉस विद द रिसेसिव पेरेंट्स, देखो यहां लिखा है इसने किसके साथ क्रॉस कराया गया, रिसेसिव पेरेंट्स के साथ क्रॉस, इंस्टेड ऑफ सेल्फ क्रॉस, instead of self cross. The progeny of such a cross can easily be analyzed to predict the genotype of test organism। ठीक है, हम जीनोटाइप को प्रिडिक्ट करने के लिए ये क्रॉस है वो कराते हैं। फिगर 4.5 शो द रिजल्ट ऑफ टिपिकल टेस्ट क्रॉस वेयर वायलेट कलर फ्लावर, जिसको यहाँ पर जो है वो वी लिखा है इसने, वी नहीं है ये, यहाँ पर ये डब्ल्यू आना चाहिए। ठीक है, इज डोमिनेंट ओवर व्हाइट कलर फ्लावर, जिसको इसने स्मॉल वी लिख दिया। ठीक है, जो भी है इसने वी लिखा है, अपना आप वी भी कर सकते हो। बाकी हम जो डायग्राम यदि देखें तो डायग्राम में ये डब्ल्यू दिया, देखो एक बार यहाँ देखो डब्ल्यू दिया इसने, और वहां पर जो है वो क्या लिख रहा है, वी लिख रहा है। यहाँ देखो, यहाँ इसने वी लिखा है, तो आप डब्ल्यू याद रखना, क्योंकि डब्ल्यू से पता लगेगा हमें। ठीक है, यूजिंग पुनेट स्क्वायर
try to find out the nature of offspring of a test cross. What ratio did you get? देखेंगे हम. Using the genotype of this cross, can you give a general definition of the test cross? डेफिनेशन यहाँ इसने एनसीईआरटी ने खुद लिख दी है कि टू फाइंड आउट द जीनोटाइप ऑफ अननोन ऑर्गेनिज्म क्रॉस विद रिसेसिव पेरेंट्स नोन एज टेस्ट क्रॉस. हम उसे क्या कहते हैं? टेस्ट क्रॉस कहते हैं. चलिए यहां पर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इस डायग्राम से भी क्वेश्चन है वो पूछा जाता है. सुनो, आप ये देखो कि यहां पर एक आपको फूल दिख रहा है, एक फ्लावर दिख रहा है, और ये जो फ्लावर है ये आपको वायलेट कलर का दिख रहा है. तो दिख रहा है, इसका मतलब फिनोटाइप तो आपने पता लगा लिया कि ये कैसा है? डोमिनेंट है, क्योंकि आपने लिया था वायलेट जो है और व्हाइट, कॉन्ट्रास्ट ट्रेट लिए थे आपने. तो वायलेट जो है वो क्या होता है? डोमिनेंट होता है. ठीक है, इसका जीनोटाइप नहीं पता. आप बताइए मुझे, आपने इतना अभी तक सीखा है, तो इसका जो जीनोटाइप है ये कैपिटल W स्मॉल w भी हो सकता है, ये हेट्रोजाइगस भी हो सकता है. तो अभी तो ये टॉल ही होगा, और हो सकता है कि ये क्या हो? कैपिटल W, ये होमोजाइगस भी हो सकता है. तो हमें करना क्या होगा? हमें यह करना होगा कि हम इसका भी और इसका भी, इन दोनों का क्रॉस हम किसके साथ कराएंगे? स्मॉल के साथ कराएंगे. किसके साथ कराएंगे? स्मॉल के साथ. तभी तो पता लगेगा. अगर आप आउट क्रॉस के साथ करा के देखते हो, आप करा के भी देख सकते हो आउट क्रॉस के साथ. आउट क्रॉस के साथ कराओगे तो आपको कुछ रिजल्ट ही नहीं दिखेगा. सारे क्या दिखेंगे? टोल टोल ही दिखेंगे. टोल तो लिया ही थे आपने, या फिर वायलेट तो लिया ही थे आपने. तो आउट क्रॉस का कोई इस तरह से मतलब हम जेनेटिक्स में यूज करते हैं नहीं यहां पर. लेकिन ये टेस्ट क्रॉस से हम ये बता सकते हैं कि जो अननोन जीनोटाइप आपने दिया है, इसका जीनोटाइप प्योर है, होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस. पता करते हैं. मान लो हमने ये होमोजाइगस रिसेसिव है, इसका क्रॉस अगर हम फ्लावर बोलते हैं कि ये वाला है, तो हमने इसके साथ इसका क्रॉस कराया. तो जब हम इसके साथ क्रॉस कराएंगे तो इसके दो गैमेट बने, ये इसके दोनों स्मॉल स्मॉल बने. तो यहां देखो, दो जो 50% है वो वायलेट है, और ये 50% जो है वो व्हाइट है. तो क्या कह रहा है? हाफ ऑफ द फ्लावर आर वायलेट और एंड हाफ ऑफ द फ्लावर आर व्हाइट. तो 50% जो है वो वायलेट है और 50% क्या है? व्हाइट है. कहते हैं कि अननोन फ्लावर इज हेट्रोजाइगस. ये कंडीशन आपके पास तभी आ सकती है जब ये फ्लावर कैसा हो? हेट्रोजाइगस. तो कहने का मतलब है कि यदि ये फ्लावर वायलेट है और हेट्रोजाइगस है तो आपके पास रिजल्ट ये आएगा. और मान लो ये गलती से ये है, तो ये वाला जो है वो रिजल्ट आएगा आपके पास कि सारे के सारे फ्लावर हैं वो कैसे आएंगे? वायलेट आएंगे. तो हम कह देंगे रिजल्ट क्या निकला हमने यहाँ पे? ऑल द फ्लावर्स. आप यहाँ पर रिजल्ट क्या आया? हाफ जो है वो वायलेट है और हाफ क्या है? व्हाइट है. तो हम इसका इंटरप्रिटेशन क्या निकालते हैं कि अननोन फ्लावर इज होमोजाइगस डोमिनेंट, और यहां क्या है? अननोन फ्लावर इज हेट्रोजाइगस. एक फ्लावर दोनों नहीं हो सकता. बच्चा क्या सोचता है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है. नहीं, ये बोल रहा है कि अगर ये फ्लावर आपको दिया है और ये वाली कंडीशन में होगा तो रिजल्ट ये शो करेगा, और यदि ये वाली कंडीशन में होगा तो रिजल्ट ये शो करेगा. ठीक है, तो यहां पर हमने डायग्राम में देखा कि डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए टेस्ट क्रॉस. बेस्ड ऑन दिस ऑब्जर्वेशन ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ये किस पर बेस्ड था? मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर. मेंडल प्रपोज्ड 2 जनरल रूल टू कंसोलिडेट हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ इनहेरिटेंस. मेंडल ने तो पोस्टुलेशंस दिए थे, लेकिन लॉ में जो है वो इनको चेंज कर दिया गया. किस पर बेस्ड है? मोनोहाइब्रिड. टुडे दीज रूल्स आर कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ इनहेरिटेंस. द फर्स्ट लॉ जो है इन्हें कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस. सेकंड लॉ जो है उसे हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन.